नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। और आपको मैं यूपीएससी की स्ट्रेटजी जो ऐसे में रही है मेरी, जिसमें मैंने 160 मार्क्स प्राप्त किए थे, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और इस स्ट्रेटजी का आप अगर प्रयोग करेंगे और इस बार के जो भी विद्यार्थी मेंस दे रहे हैं उनको निश्चित रूप से ये फ़ायदा होने वाला है। और चलिए तो आगे चलते हैं कि क्या इसमें ऐसा स्पेशल है कि यूपीएससी की डिमांड के अनुसार हम क्या आगे कर पाएँ ताकि बहुत अच्छे से मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो सकें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि निबंध का अर्थ और शैली की किस विचारधारा पे हमें आगे बढ़ना है। अगर आपके अंदर ये क्लियर है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और उसके अनुसार हमें क्या डिलीवर करना है, तो बहुत सी चीज़ें आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ यही कन्फ्यूजन होता है कि कोई हमसे ये कह देता है निबंध इस तरीके से लिख लीजिए, कोई कहता है नहीं इस तरीके से निबंध लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप ये तरीका अपनाइए। तो तरीके कौन कौन से हैं और यूपीएससी की डिमांड क्या है, उसके आधार पे आपको क्या करना चाहिए वो मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताता हूं। और ये स्ट्रेटजी मेरी नहीं है, बल्कि मेरे साथ के लगभग 10 से 15 स्टूडेंट जो सुनील सर के साथ हम जुड़े थे और उनके द्वारा एक विकसित की गई थी, जिसका फ़ायदा मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट उनसे पढ़े थे उन सबको हुआ था। और फ़ायदा ही नहीं, जो अनएक्सपेक्टेड मार्क्स हमें मिले थे, जिसकी हम सोच नहीं सकते थे, कल्पना नहीं कर पा रहे थे कि इतने कम समय में इस रणनीति के द्वारा कैसे इतने मार्क्स लाए जा सकते हैं। और वो 15 स्टूडेंट जो थे वो सारे लगभग 140 प्लस मार्क्स लेकर आए थे और मेरे इसमें 160 नंबर आए थे। तो मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताना चाहता हूँ जिसका आप प्रयोग करके 10 से 15 दिन में ऐसे को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक विचारधारा है जो 16वीं सदी के आसपास की पनपी थी। उनका ये कहना था कि जो निबंध होता है बंधन से मुक्त होता है, यानी कि कोई ऐसी शक्ति या ऐसी विचार आपके साथ होना चाहिए कि जो जिस पे कोई बंधन ना हो, आप जो चाहें वो बोलें और जो चाहें जो लिखें, ऐसा इनका मानना था। और दूसरी बात थी कि ये मुक्त मौजी, यानी कि इसमें कोई भी बंधन ऐसा नहीं होना चाहिए और आपके मन में जो समझ में आ रहा हो वो आप ऐसे में लिख सकते हैं। और इसमें ये भी था कि ना तो नियमबद्ध होगी और ना ही व्यवस्थित होगा। तो ऐसे को इन्होंने निर्बंधन यानी मुक्त, बंधन से मुक्त बता दिया और ये कहा कि आप ऐसे पे स्वतंत्र हैं कि आप जैसे चाहें जो चाहें लिख दें। ये बात ठीक लगती है, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको नुकसान देने वाली भी लगेगी। और इसमें कहा गया कि कल्पना शक्ति का आप ऐसे प्रयोग करिए कि जिसमें आप खूब कल्पना कर रहे हों और अतिशयोक्ति की बातें लिख के आप जो है ऐसे में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इस विचारधारा से यूपीएससी का ज़्यादा संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि यूपीएससी निश्चित रूप से तार्किक निबंधों की बात करता है। जब इस विचारधारा को पढ़ाने वाले आज भी हैं और इस विचारधारा से हम क्वेश्चन आज भी लिखते हैं, कुछ लोग ये फॉलो भी करते हैं कि निबंध ऐसा होना चाहिए कि बंधन से मुक्त हो, निबंध में कल्पना शक्ति का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि निबंध की इस शैली में अगर आप लिखना चालू कर देंगे तो कुछ निबंध भले ही अच्छे लिख पाएँ, लेकिन सारे निबंध यानी कि जो निबंध की तैयारी होती है उसमें कहीं ना कहीं आप बीच में फंस जाओगे और वो मार्क्स आपको नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद एक विचारधारा दूसरी आई जो इसके जस्ट विपरीत थी। उसने कहा बंधन से युक्त होना चाहिए, निबंध जो है जो टॉपिक दिया गया है उसी के दायरे में होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। आप जो अपनी बातें कह रहे हैं वो तार्किक रूप से लिखित में या प्रूफ हो या सामान्य जनता को पता हो कि वो तार्किक कैसे है। विचार संबद्ध होना चाहिए। संबद्धता का मतलब आपके जो विचार एक साइड से आ रहे हैं ऊपर से नीचे, पहले पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में, तो उनमें संबद्धता होनी चाहिए, उनमें एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। शाब्दिक गंभीरता यानी कि शब्दों की ऐसी व्यवस्था हो जिन शब्दों का एक अच्छा अर्थ निकलता हो, जो एक अच्छे शब्द हों उनमें गंभीरता होनी चाहिए। तो इस विचारधारा पे भी आज भी बहुत से संस्थान ये कहते हैं कि इस विचारधारा पे आप ऐसे लिखिए बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे।
कुछ ये संस्थान ये कहते हैं कि इस विचारधारा पे लिखिए, ऐसे नंबर मिलेंगे, लेकिन यूपीएससी वास्तविक में इन विचारधाराओं को फॉलो नहीं करता। वो केवल ये चाहता है कि जो मैंने आपको टॉपिक दिया उस पे आपके विचार कैसे हैं और आप कैसे निबंध लिख सकते हैं उसको चेक करता है। तो हमारी जो क्लास थी 15 दिन की ऐसे की क्लास थी जिसमें कई लोग शामिल हुए थे और उसमें एक नई विचारधारा का हम लोगों ने हाइब्रिड विचारधारा बनाई कि भाई ऐसा है, यूपीएससी की डिमांड के अनुसार हमको काम करना है। तो जिसमें हमारे सुनील अभिव्यक्ति जी, जिनकी पहली कोचिंग अभिव्यक्ति थी, जिसमें मैं उनका स्टूडेंट था और एक प्रिय स्टूडेंटों में से एक था, जिसमें मुझे उन्होंने निस्वार्थ रूप से कई और सब्जेक्ट पढ़ने का ऑफर भी दिया था और मैंने उनको पढ़ा, जिसमें एथिक्स भी था। तो चलिए आगे वाली वो विचारधारा समझते हैं जो हमने क्लासरूम में बनाई थी। ये विचारधारा सुनील सर के सहयोग से और जो 15 स्टूडेंट थे जिनके 150 से ऊपर नंबर आए थे, उन लोगों की कॉपी, और हम लोगों ने आपस में बैठ के एक नया तरीका अपनाया कि यार क्या किया जाए कि कम समय में ऐसे की तैयारी करने के बाद अच्छे मार्क्स ले लिए जाएं। तो सबसे पहला यही था कि विषय वस्तु की सीमा से बंधन युक्त हो, यानी कि विषय वस्तु जो हो वो सीमा से बंधन युक्त हो, यानी कि जो आपको टॉपिक दिया गया है उसकी सीमा के दायरे में ही हमें अपनी विषय वस्तु को रखना है। यानी कि विषय वस्तु जो हमें टॉपिक दिया हो उससे बंधी हो। सबसे इम्पोर्टेंट जिसका हमें फ़ायदा हुआ, मैं आपको भी आज भी कह रहा हूं कि इस चीज़ को अगर आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं और इतने अच्छे आ जाएंगे जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। और ये विचार सुनील सर ने सब विद्यार्थियों में भर दिया था कि आपका ऐसे मुझे बनावटी नहीं लगे, आपका ऐसे मुझे नहीं लगना चाहिए कि आपने शब्दों को चुराया, आपने विचारों को चुराया। आपका ऐसे मुझे लगना चाहिए कि आपकी उसमें मौलिकता झलकी, आपने उसमें कुछ नया दिखाया, और इसी आधार पे मैं आपकी मार्किंग करूंगा। और हमारी कॉपी की मार्किंग भी इसी आधार पे होती थी, और उस मार्किंग में 120, 110, 112, 118 ऐसे मार्क्स हम सब लोगों को मिलते थे। और उसके बाद वो मार्किंग हमारे लिए इतनी अच्छी साबित हुई कि हम लोग 150 प्लस 160, 162 भी एक स्टूडेंट के आए थे। तो इतने नंबर हम लेके आए थे। तो इसमें था ये वाला विचार आपके अपने मौलिक होने चाहिए। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि विचार आपके मौलिक होने चाहिए। विचारों में जो भी मौलिकता जितनी अच्छी होगी वही ऐसे जो है ज़्यादा नंबर पाएगा। उसका रीज़न उन्होंने बताया कि जो एग्जामिनर है, जो चेक करने वाला है, उसके पास कितनी सारी कॉपियाँ आती हैं, उन कॉपियों को वो चेक करते हुए चलते हैं, और 10 कॉपी चेक करने के बाद जब 11वीं कॉपी ऐसे की आती है, उनका माइंडसेट अपना आप पहले से सेट होता है कि मुझे इतने की रेंज में नंबर दे देने हैं। लेकिन जैसे ही नई कॉपी आएगी जो 11वीं होगी, जिसकी अपने आप की मौलिकता होगी, जिसमें अपने विचार नए होंगे, निश्चित रूप से उसकी भी जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा, और जो मार्क्स पिछली 10 कॉपियों में दिए हैं उससे ज़्यादा नंबर आपको मिलने के पूरे चांस होंगे। तो इस आधार पे विचार आपके अपने मौलिक होने चाहिए, ये आपको फॉलो जरूर करना है, पहला वाला। दूसरा, कल्पना शक्ति का आपको प्रयोग करना है। आपको आदर्शवाद की तरफ जाना है, लेकिन वो आदर्शवाद ऐसा होना चाहिए जो तार्किक हो, व्यवहारिक हो, जिसको धरातल पे उतारा जा सके, और भविष्य उन्मुख हो, जिसमें ये लगे कि ये भविष्य में आने वाले समय में बहुत अच्छा करने वाला है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। आगे चलिए, निबंध। विषय वस्तु के अनुसार क्रमबद्धता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो निबंध लिखा है उसके पैराग्राफ जो हैं, एक पैराग्राफ कुछ और भाषा बोल रहा है, दूसरा कहीं दूसरी भाषा, यानी कि उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। अगर आपने पहले पैराग्राफ में कोई बात कही है, कोई विचार कहा है, तो उसका या तो आप खंडन कर रहे हैं, उसकी कोई समस्या बता रहे हैं, या उसका कोई समाधान कर रहे हैं, तो उसके नीचे ही आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विचार आपका पहले पैराग्राफ में, खंडन और समस्या और समाधान आपका लास्ट पैराग्राफ में है, तो वो तार्किकता नहीं चलेगी और क्रमबद्धता नहीं होगी, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। वाक्यों में सरलता,
बड़ा सा कंफ्यूजन है कि हमें जो है ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो भारी भरकम हो, जिनका एक अर्थ से काफ़ी बड़ा विस्तार अर्थ निकलता हो। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। भाषा में जितनी सरलता होगी उतने अच्छे विचारों की समझ एग्जामिनर को हो पाएगी, और सरल भाषा को जिस रूप में आप प्रस्तुत करेंगे उस ही रूप में आपको मार्क्स भी मिलेंगे। तो भाषा जितनी सरल होगी, सरल एवं सटीक होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही बहुत नॉर्मल शब्दों में यूज कर रहे हैं, नहीं। सरलता का मतलब यहाँ पे ये है कि अपने विचारों को प्रेजेंट करने की जो आपकी शैली हो वो एक ऐसे सामान्य शब्दों के साथ जुड़ी हो जिनको आप यूज करते हो या न्यूज़पेपर में आपको मिलते हो या जो समाज के लोगों के द्वारा प्रयोग किए जा रहे हो, उन शब्दों को ज़्यादा यूज करें जिससे सरलता आएगी। निष्कर्ष की बात करें, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि लास्ट में हमें निष्कर्ष क्या लेना है। निष्कर्ष जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका ऐसे ही होगा। और मार्क्स कहा जाता है कि प्रारंभ और अंत, यानी कि जो प्रारंभ होगा आपका और जो अंत होगा वो ये डिसाइड कर देगा कि आप जो है किस तरीके से मार्क्स पाने वाले हैं, आपकी विचार कैसे हैं और ऐसे को आप कैसे समझ रहे हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस बार ऐसे लिखने जा रहे हैं या मेंस लिखने जा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन यही है कि इस विचारधारा के ये सारे पॉइंटों को फॉलो करें। विश्वास करिए, ये प्रूफ है, एक बार नहीं कई बार का प्रूफ है। 5 बार मेंस देने के बाद लगातार नंबरों में वृद्धि केवल इसी विचारधारा से हुई है। मैं आपको बता दूं, मेरे सबसे पहले नंबर 125 आए थे, उसके बाद 145 और 155 और 160। ये नंबर आपको ये बताता है कि आपने जिस पे काम किया है और उस विचारधारा में जो संशोधन आप करते आए हैं उससे कैसे नंबर मिले। तो मैं इस संदर्भ में सुनील सर का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जब इतने मार्क्स लाया था तो उन्होंने मुझसे ये कह दिया था कि बेटा तुम इतने अच्छे मार्क्स लाओगे अगली बार कि जो यूपीएससी के इतिहास में बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। और उसी आधार पे मैंने भी कल्पना नहीं की थी कि इतने नंबर मुझे मिलेंगे। तो मुझे भी, मैं उन सर का भी आभारी हूँ। उसका रीज़न ये था कि मुझे उन्होंने निस्वार्थ भाव से मदद की। जिस समय शायद कोई नहीं करता उस समय उन्होंने निस्वार्थ भाव से मदद की। तो इसलिए मैं ये आज खड़े होके मंच पे भी कह सकता हूँ, आज से पहले मैंने कभी किसी के लिए नहीं कहा, लेकिन उन सर ने मुझे ऐसे में इतने मार्क्स दिलाए। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बेटा अब तुम एथिक्स की क्लास भी जो है मेरी होती है वो ले आओ, और उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचना, बस आपको क्लास में आना है। वो क्लास भी मैंने करी और आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 महीने की क्लास में एथिक्स में मेरे 114 मार्क्स आए, जो मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि 1 महीने में इतना पढ़ के मैं इतना मार्क्स यूपीएससी में लाऊंगा। तो स्ट्रेटजी सेम थी, कई लोगों पे अप्लाई हुई, तो प्रूफ हुई कि जब कई लोग अप्लाई कर रहे हैं और सबके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो क्यों ना हो इसको एक मार्किंग के रूप में स्थापित कर दिया जाए कि हाँ ये काम अगर हम करेंगे तो पक्का नंबर हमारे आएंगे। तो मैं आपको एक ऐसे भी कराऊंगा इसी आधार पे कि हमें कैसे आगे चलना है, उसमें कैसे क्या करना है। तो चलिए, इस विचारधारा के आधार पे तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करिए। और किसी को फॉलो करना या ना करना, कोई भी संस्थान कहीं से भी आप कुछ भी पढ़िए, इससे कोई ज़्यादा मतलब या फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने इनको फॉलो नहीं किया। तो ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और यूपीएससी की डिमांड भी यही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि क्या करें। ऐसे आप एक बार थोड़ा सा तार्किक रूप से सोचिए। यूपीएससी ने एक निबंध लिखा और पूछा हम सबसे कि फुर्तीला किंतु संतुलित व्यक्ति ही रेस जीत सकता है। रेस का मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करता हूं, फुर्तीला किंतु तार्किक एवं सतर्क व्यक्ति ही रेस जीत सकता है। यहां सतर्क का मतलब बहुत कुछ है। इसका मतलब यह है कि आप जो ऐसे की तैयारी करने जा रहे हैं उसके नंबर कितने हैं,
250। आप एथिक्स की तैयारी करेंगे, उसके नंबर कितने हैं? 250। टोटल जोड़िए आप 500। 500 नंबर को आप क्या करते हैं? ऐसे ऐसे कितने दिन पढ़ते हैं आप? 250 नंबर लाने के लिए आप खुद अपने मन से सोचिए कि 250 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपने कितनी तैयारी की। अब दूसरी तरफ सोचिए जीएस के पेपर के लिए, जीएस 1, 2, 3, चलो मैं 4 भी शामिल कर लेता हूँ। इन पेपरों का भी मार्क्स की बात करें आप, 250, 250, 250 और ये भी 250। आप मुझे ये बताइए, पेपर 1 के लिए आपने कितना समय दिया और इस ऐसे के लिए आपने कितना समय दिया? तो सतर्कता आपको यहां बरतनी है। उसका रीजन ये है कि आपको रेस जीतनी है, लक्ष्य प्राप्त करना है, और लक्ष्य प्राप्त करना है तो ओवरऑल से लक्ष्य प्राप्त होगा। आप यहाँ 5 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि 250 में से हमें 150 नंबर मिल जाए। आप यहाँ पे पढ़ेंगे पूरी साल, 1 साल पढ़ेंगे, मेंस के बाद प्री पास होगा, फिर 3 महीने लगातार पढ़ेंगे और उम्मीद करते हैं कि भैया मुझे 105, 110, 115 नंबर इसमें मिल जाएं। तो आप अपनी सोच को देखिए कि आपकी सोच कहाँ तक चली गई है, कि आपने किसको कितना समय दिया, उससे आप चाह रहे हैं कि 110, 115 नंबर मिलें, और आपने इसको समय दिया कितना? केवल 5 से 10, और यहाँ उम्मीद कर रहे हैं 150 मिलें। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा आपको कि मैं अभी तो इस समय खैर जॉब पे हूँ, उसके बाद भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, वे विद्यार्थी जो वास्तविक इस बार मेंस दे रहे हैं या वास्तविक रूप से ज़रूरत वाले हैं, उनको मैं पर्सनली खुद गाइडेंस कर सकता हूं, उनकी कॉपी चेक करके सुनील सर से भी चेक करा सकता हूं और उन्हें ये आश्वस्त कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। तो 250 नंबर लाने के लिए अगर आप मुझसे पूछें कितने दिन पढ़ना होगा, तो मैं आपसे खुद ही कहूँगा कि आपको 10 दिन की क्लास लेनी होगी, केवल 10 दिन की। उसके अलावा आपके दिमाग से ये ख्याल उतर जाना चाहिए कि मेरी ऐसे की तैयारी हुई है या नहीं। बस 10 दिन की क्लास का मतलब आपको क्लास घर पे तैयारी नहीं करनी। तो एक वर्डन जो 250 नंबर का है वो आपके मन से उतर जाएगा केवल 10 दिन में। तो ये तैयारी जो गुरु हैं मेरे सुनील सर, अगर वो आपको कराएंगे यहाँ प्लेटफॉर्म पे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो गुरु हैं। अगर वो नहीं कराते हैं तो मैं उनसे उम्मीद यही करूँगा कि बच्चों के लिए, जो हमारे विद्यार्थी हैं या जो मेरे भाई बहन हैं जो इस बार मेंस दे रहे हैं, वो 10 दिन में मुझे मौका दें कि मैं उनको एक अच्छा ऐसा तैयार कर दूं कि वो 250 मार्क्स से कम 150 मार्क्स को प्राप्त कर लें, और ये मार्क्स उनके लिए निश्चित रूप से सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो फुर्तीला किंतु संतुलित एवं सतर्क व्यक्ति ही रेस जीत पाएगा। तो यहाँ सतर्कता आपको बढ़नी है। अब आता है 250 नंबर का। 250 नंबर इथिक्स में है। क्या आपने कभी अपने 6 से लेके 12th के बाद ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, कभी इथिक्स के बारे में सुना या समझा या पढ़ा नहीं होगा? जिन लोगों ने मनोविज्ञान पढ़ी होगी उन्होंने थोड़ा बहुत इथिक्स को पढ़ा होगा। अब यहाँ से भी आप उम्मीद क्या करते हैं कि मुझे 125 प्लस नंबर यहाँ से मिल जाए, ठीक। और निश्चित रूप से बहुत लोग पढ़ते भी हैं, है ना। एक यूपीएससी ने एक और निबंध पूछा था, सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता। वही चीज है, इथिक्स जो है जिया जाएगा, यानी कि इथिक्स को आपको जीना पड़ेगा। इथिक्स को आपको अपने अंदर भावों के साथ, विचारों के साथ, कर्तव्यों और कार्यों और कर्मों में भी लाना पड़ेगा, तब आपके मार्क्स आएंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दे देंगे। लेकिन एक चीज आपको रखनी है, क्या कि यूपीएससी की डिमांड क्या है और उस डिमांड को फुलफिल करने वाले संस्थान कौन से हैं, टीचर कौन से हैं और वो गुरु कौन से हैं जो आपको निस्वार्थ भाव से ये काम करा सकते हैं। देखिए, स्वार्थ जिसके अंदर छुप गया वहां आपसे वो काम निकालने के बाद नहीं पूछेगा कितने नंबर आए। लेकिन अगर कोई निस्वार्थी टीचर होंगे, निस्वार्थ गुरु होंगे, वो जरूर आपसे पूछेंगे एग्जाम के बाद कि बेटा पेपर कैसा हुआ था तुम्हारा।
तो 250 ये 250 ये, इसको आपको तैयार करने के लिए मुझे लगता है कि 1 महीना, 1 मंथ काफ़ी होता है अगर अच्छे से तैयारी की जाए, और 250 नंबर आपको मिल जाएंगे। बाकी के ये 3 सब्जेक्ट आपके पास हैं, आप पूरे साल पढ़िए, फ्री होने के बाद 3-2.5 महीने जो भी आपको समय मिलता है उसमें पढ़िए, फिर देखिएगा कि आपको 750 में से कितने मार्क्स मिले हैं और 500 में से कितने मिले हैं। तो मेरा यही कहना है आप सबसे कि आप सतर्क रहिए, और सतर्क उस रहिए लक्ष्य के प्रति सतर्क, कि मुझे वो लक्ष्य भेदना है, और उस लक्ष्य को भेदने के लिए किस तरीके से रणनीति अपनानी है, समय का कहाँ उपयोग ज़्यादा करना है, कहाँ कम करना है, कहाँ कम समय से ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा, इस बात पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब मैं इसको बताता हूँ कि आप जब तैयारी करें तो मेनली क्या करें। बहुत आसान है और आप कर भी पाएंगे। तैयारी के दौरान, यानी कि जब आप मेंस की तैयारी करने, यानी कि जब आपका प्री नहीं हुआ है उससे पहले जब आप ऐसे की तैयारी करते हैं, तो आपसे मेरा बस यही निवेदन है कि उस ऐसे की तैयारी में आप कुछ ऐसा स्पेशल ना करें, बस 2-3 चीज़ें करें। पहली ये कि विषय वस्तु, आप एक बार यूपीएससी के सारे निबंधों को देखें, और ये कोई क्राइटेरिया नहीं कि वो निबंध पॉलिटिकल साइंस का है, सामाजिक का क्या है, आप अपने हिसाब से उनको डिवाइड कर लें। और नहीं समझ आ रहा है तो कई संस्थानों ने अलग अलग डिवाइड करके पहले से भी दिया हुआ है। तो आप जब डिवाइड करेंगे, तो मेरा डिवाइडेशन जो था मैं आपको बता दूं कि ये 5 विषय मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, मैंने केवल 4 में ही किया था। पहला था कि अमूर्त विषय कौन से हैं, उन पे क्या मैं कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। सामाजिक सांस्कृतिक विषय कौन से हैं, उन पे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा मेरा। साहित्यिक विषय हैं, उन पे क्या बनेगा। और अर्थशास्त्र से संबंधित विषय हैं, उस पे क्या मिलेगा। और कृषि से संबंधित विषय हैं, इस पे क्या मेरा कॉन्सेप्ट बनेगा। ये मैंने लिखा जरूर है कि मेन से पहले, इसको आप प्री पास करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इस अमूर्त विषय में केवल 5 पेज, कितने 5 पेज की मैं बात कर रहा हूं। सामाजिक 5 पेज, साहित्यिक 5 पेज, और अर्थव्यवस्था और कृषि संबंधित विषय, इन दोनों को शामिल कर लिया है। जो 5 + 5 हैं, ये 10 पेज यहाँ। तो 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, यानी कि 5 और 30 पेज की एक कॉपी बनानी है। स्पाइरल कितने 30 पेज की, और कह देना है कि यूपीएससी के सारे निबंध इस 30 पेज में से आएंगे, और मैं दावा करता हूं कि इसमें मेरे 150 नंबर से ज़्यादा आएंगे। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और ये 30 पेज आप जब चाहे जब, 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में रिवीजन कर सकते हो। कुछ भी नहीं है 30 पेज में। जब आप तैयारी करते हैं तो इतना आसान होता है रिवीजन करना कि आप जो काम जब मेन से पहले करते हैं वो 2 दिन में होता है, वो 2 घंटे में हो जाता है जब आपका प्री पास होता है। तो 30 पेज का एक रजिस्टर बनाना है, और 5 पेज अमूर्त विषय की रूपरेखा आपको बना लेनी है। हमारे गुरु जो हमारे सुनील अभिव्यक्ति सर थे, उन्होंने यही कराया था। आप अगर मेरे से कहें कि आप ऐसे की स्ट्रेटजी के लिए अब बता दीजिए क्या किया था, तो आपको विश्वास नहीं होगा। मेरे पास 15 से 20 पेज के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने इतना अच्छे से इसको रूपरेखा को बना के दिया था हमको, या क्लास में खुद बनवाया था। वो क्लास जो है 2 दिन या 3 दिन में एक रूपरेखा तैयार होती थी, और उस रूपरेखा में जितने भी यूपीएससी के अमूर्त विषय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए थे, सारे इसी से सॉल्व हो जाते थे, 5 से। अब सवाल यह कि ये रूपरेखा क्या है, और 5 पेज में ये रूपरेखा बनाने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे। वो थोड़ा सा क्या होता है ना, कि जब आपके पास हथियार पूरे रख दिए हों, आपको लड़ाई का समय बता दिया गया हो, बस आपको यूज करना है फिर, और वो यूज अगर आप कर पाए तो आप उस युद्ध को जीतेंगे। और निश्चित रूप से यूपीएससी एक ऐसा युद्ध है जिसमें व्यक्ति नहीं, उसका परिवार नहीं, उसके साथ उसके गुरुजन, उसका समाज, उसका गांव, वो भी तैयारी कर रहा है। बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जिस गांव से आया हूं इस जगह तक पहुंचा हूं, और उस पहुंच में जो योगदान मेरे सर का रहा है, और उसमें भी वो निस्वार्थ योगदान रहा है। मैं बार बार निस्वार्थ इसलिए बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे होंगे कि मैं उस लेवल से आया था
जहाँ शायद मुझे कोई उतनी मदद नहीं करता तो सर ने की। तो यही विचार सर ने मुझे कहा कि प्रमोद, एक बार आप एक ऐसा लेक्चर डिलीवर कर दो बच्चों को जिनको लगे कि ये अच्छा काम कर सकते हैं, और जो दूर के गांव के बच्चे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो कुछ ऐसा नया प्राप्त कर लें जिससे उनके मार्क्स बढ़ जाएं। 120 से 130, 125, 115 नंबर लाना बहुत कठिन नहीं है। नंबर लाना कठिन है 150 प्लस, और वो कठिनता इतनी आसान है जिसका आपको पता नहीं है। तो यही दिक्कत आती है कि हम जो है रूपरेखा पहले से तैयार नहीं करते हैं। तो अमूर्त विषय से संबंधित 5 पेजों की एक रूपरेखा, और अमूर्त विषय यूपीएससी ने लगभग, अगर यूपीएससी का पूछने का पैटर्न है तो 50% सब्जेक्ट उसका अमूर्त विषय से रहता है। आपने पेपर देखे हो पुराने तो। सामाजिक विषय, सांस्कृतिक विषय और इसके साथ साहित्यिक विषय, इनका भी 5-5 पेज का एक रूपरेखा तैयार करनी आपको होगी। उस रूपरेखा में बहुत छोटे छोटे शब्द रखे जाते हैं और उन शब्दों का प्रयोग आपको करना सिखाया जाता है। और आप ये विश्वास करिए कि अगर आपने ये 5 टॉपिक पे रूपरेखा तैयार कर ली, यूपीएससी किसी भी साल 1990 से आप उठा लीजिए और 2022 तक के जितने पेपर हुए हैं, आप फेल नहीं करोगे। आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा यहाँ से, और ऐसे मिलेगा, और दोनों ऐसे यहीं से फंसेंगे आपके। तो ये मैंने किया था, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई उसमें मैंने केवल इन्हीं 5 सब्जेक्टों पे तैयारी की थी, और इसके अलावा मैंने ऐसे की तैयारी नहीं की थी। इसमें मैंने किया था, इन्हीं की मैंने तैयारी की थी और इन्हीं की मैंने रूपरेखा बनाई थी। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास 15 पेज थे, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ 30 पेज की कॉपी बनाइएगा। जो 5 पेज मैंने छोड़े हैं आपके लिए, वो मैं आपको बताऊँगा वो कहाँ यूज करने हैं। देखिए, अब सवाल ये है कि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं। कुछ स्किल्स हमसे बहुत अच्छे हो सकते हैं किसी के, कोई व्यक्ति हमसे एक अलग क्षेत्र में अच्छा हो सकता है। तो कुछ टॉपिक जैसे राजनीति से संबंधित विषय, विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित विषय और अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक विषय, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां हर व्यक्ति कंफर्ट जोन में नहीं रहता। और मैं खुद ही कह रहा हूं कि ये तैयारी मैंने बिल्कुल नहीं की। इनके बारे में जैसे ही निबंध आता मैं छोड़ देता, तुरंत स्किप किया। केवल यही मैंने तैयारी की थी, और इन्हीं की तैयारी की वजह से, उसका रीज़न मैंने ये देखा, सर से भी मैंने बात की, सर मैंने राजनीति से निबंध लिखा, आपने इतने नंबर दिए, लेकिन जब मैंने यहाँ पे एक निबंध सर को लिख के दिया था, एक यहाँ दिया था, तो उसमें सर ने मुझे ज़्यादा नंबर दिए। तो मैंने सर से यही पूछा था कि राजनीति से संबंधित विषय पे आपने कम मार्क्स दिए, जबकि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है। भारत में संघवाद एवं भारतीय लोकतंत्र पूरा अच्छे से लिखा है, सब कुछ सही भी है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कम नंबर। उसका रीज़न यही होता है कि ये सामान्य विषय, मान लीजिए अगर कोई राजनीति से संबंधित कोई मुद्दा अगर सामान्य विषय से संबंधित आ जाए कि भारतीय लोकतंत्र प्राचीन ही नहीं बल्कि समृद्ध है, तो अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो लगभग 100 कॉपियां अगर आप देखोगे तो 90 कॉपियों में लगभग एक जैसा कंटेंट आपको मिलेगा। चेक करने वाला भी 100 कॉपी चेक जब कर रहा होगा, जब ये कंटेंट उसको मिलेगा लगातार बार बार, तो एक माइंड सेट पहले से ही बना रखा होगा कि इनको भैया 110 और 120 के बीच में नंबर देते जाना है। लेकिन जैसे ही आपके पास से एक कॉपी ऐसी आएगी जो इनमें से होगी, देखो बच्चे इनको भी बहुत अच्छे से लिखते हैं, लेकिन इसमें लिखने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें आपके अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके विचार अलग अलग नहीं होते, लगभग सेम जैसे होते हैं, बस विचारों को प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि तकनीक, विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक विषय जब तक आपको बहुत अच्छी पकड़ ना हो सकता है किसी व्यक्ति को बिल्कुल हो, विज्ञान पे अच्छी पकड़ हो, अंतर्राष्ट्रीय विषय पे, तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और किसी से नहीं करना है आपको, ठीक है ना। अब चलते हैं कि भैया मेरी अगर स्पेशल रणनीति पूछो तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इससे बचें, इससे भी बचें, इससे भी बचें, बिल्कुल बचें, और इसका फायदा आपको होगा क्योंकि इसका बचा हुआ समय आप इस पे लगाएंगे और नया कुछ आपको मिलेगा,
ठीक है ना। तो अब करना क्या है, जो 5 पेज जो थे उन 5 पेज की मैंने आपको रणनीति बतानी थी कि जो 5 इधर से बचा के मैंने 25 पेज थे, 5 मैंने आपसे कहा था 30 पेज की कॉपी बनाई भाई। वाक्य अवतरण का संग्रह जिसको हम कोटेशन कहते हैं, इनका आपको संग्रह करना है। केवल कितने, 3 पेज में, 3 पेज में इनका संग्रह करना है कि भाई जब मैं ऐसे तैयार करूं, जब मैं ऐसे लिखूं तो यहाँ से मैं चुरा लूं। और संग्रह में भी ये ध्यान रखना है कि ये जो 5 विषय हैं इन्हीं का संग्रह हो। चलिए मैं एक बार इसे साफ कर देता हूं, उसके बाद थोड़ा और अच्छे से होगा। जो ये 5 विषय हैं इन्हीं में से संग्रह हो और इसका आप प्रयोग कर पाओ। जैसे ही आपको लगे कि ये समाज से संबंधित कोई कोटेशन है, महिलाओं से संबंधित है, बच्चे से, तुरंत इसमें जाइए कि भाई हम सामाजिक सांस्कृतिक विषय से संबंधित एक संग्रह कर रहे थे, उसमें ये डाल दिया। आप जब बैठते हैं कभी खाली तो कई बार क्या होता है कि कोटेशन भी नए हों। नए कैसे बनेंगे, आप 2 से 3 कोटेशन को मर्ज कर सकते हैं, आप कुछ नया अपना तैयार कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयार होता है और लिखने का तरीका उसमें और अच्छा आता है। मैं आपको बताऊंगा उसका कितना फ़ायदा मिलता है। आपको कुछ नया सीखना है सामाजिक समस्याओं पे या अमूर्त विषय पे या कुछ चीज़ों पे, तो भैया एक कवि सम्मेलन होता है दुबई में, मुशायरा उसे शायद कहते हैं, मैंने वो सुना था। मैं आपको बता रहा हूँ, केवल मैंने ये तैयारी की, उसके बाद 20 से 25 मिनट में ये सुनता था और इसका इतना ज़्यादा मुझे लाभ हुआ कि इनके द्वारा जो भी कुछ मुक्तक कहे जाते थे उनको जोड़ तोड़ के मैं अपनी तरीके से साहित्यिक विषय में जोड़ लेता था, कभी संस्कृत में, कभी अर्थव्यवस्था में, कभी कृषि में। बड़ा अच्छा लगता था कि एकदम नया हो गया। और ये चीज़ मुझे शायद लगता है कि जो 150 से 160 नंबर तक पहुंचा, ये 10 नंबर का योगदान मेरे लगता है मेरा इसमें था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ इसको जरूर करिए। तो कवि सम्मेलन जिसमें दुबई मुशायरा, एक लाल किले पे भी हमारा कवि सम्मेलन होता है, उसको भी आप देखिए लाल किले पे। और जो पद्म विभूषण, पद्मश्री इनसे नवाजे गए कवि हैं, उन कवियों का भी सम्मेलन आप सुनिए, उनकी बातें सुनिए। आपको कम शब्दों में समाज की सारी व्यवस्था की जानकारी वो रखते हैं तो दे पाएंगे। अगर वो 4 लाइनें उनकी आपको बहुत अच्छी लग गई और वो 4 लाइनें उनकी लगभग बहुत कुछ विस्तार कर देती हैं, तो वो विस्तार का फ़ायदा आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा 1-2 पर्सनल मेरे थे, इनके द्वारा मैं जब सुनता था तो ये गरीब या फिर मतलब एक सामाजिक स्थिति पे एक अच्छा व्यंग टाइप की कविताएं बोलते थे। तो मैंने कहा कि चलो इनको भी, ये भी अच्छे कवि हैं, इनकी चीज़ें आपको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाएंगे, ना करनी चाहिए। इनके कुछ मुक्तक या जिनकी कुछ कविताएं उनको जोड़ के, किसी के साथ जोड़ के। और ये व्यक्ति भारत में जो कट्टरता है या धार्मिक उन्माद है उससे निपटने के लिए, उसके समाधान के लिए अगर कोई अच्छे वक्तव्य आपको चाहिए तो ये आपको दे पाएंगे। इनकी मैंने जो कविताएं सुनी उनमें एक समाधान मुझे मिला कि भारत में जो सांप्रदायिकता है, धार्मिक उन्माद है या जो विभाजन है या उसकी वजह से जो हमारे अंदर समस्याएं पैदा हुई हैं, इनकी कविताओं से मुझे उसका समाधान मिला और इनकी कविताओं को मैंने यूज किया और बहुत अच्छा। जब हमने ये सामाजिक सांस्कृतिक विषय पढ़े और उसमें मैंने इनको यूज किया तो बड़ा यूनिक सा लगा कि यार मैंने कितना अच्छा लिखा है। तो आप ये काम जरूर करिए। मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी, तैयारी के दौरान जो मेंस से पहले आप कर रहे थे इसको आप मेंस के समय भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मुश्किल से अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो 2-2 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। और आप अगर हमारे सर से मिलेंगे तो उनके पास पहले से तैयार भी हैं तो वो आपको डायरेक्ट प्रोवाइड भी करा देंगे। और इसमें आप निश्चिंत रहिए कि उनका नेचर और आपको कोऑपरेट करने का तरीका शायद आपने किसी और शिक्षक से नहीं सुना होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या करें, फिर दोबारा से वही, लेकिन पेपर के दौरान। जो हमारा पेपर जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो उस समय क्या करना चाहिए। सवाल यही है कि हम सारी तैयारी करने के बाद जब एक रूम में पहुंचे और वहाँ पे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया
और काम ऐसा करना बंद कर देता, समझ नहीं आता कहाँ से क्या चालू करें। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको विषय वस्तु का चयन, यानी कि जो आपका टॉपिक है उसका चयन करना है। और टॉपिक कौन सा, वो 4-5 हम जो रूपरेखा बना के आए थे उसमें से करना है। और वो टॉपिक जैसे ही आप चयन करोगे, आप विश्वास मानिए जो आपने पूर्व में रूपरेखा बनाई थी वो आपके सामने आना चालू हो जाएगी, आप जो है उसको बना। उसके बाद विचारधारा का चयन करना है आपको। विचारधारा का चयन जो मैंने आपको थर्ड विचारधारा, जो हमारे कुछ विद्यार्थी, जो मेरे भाई थे उसमें कुछ बहनें भी थी और हमारे सर थे, जिन्होंने पर्सनल चैम्बर में बैठ के कुछ चीज़ें हमने ये डिस्कस की थी कि आपको क्या अच्छा लगता है। जब 15 लोगों को एक चीज़ अच्छी लगती है तो इसका मतलब 30 लोगों को भी वो चीज़ अच्छी लग सकती है। तो वो विचारधारा जो तीसरी वाली मैंने बनाई थी, अगर विद्यार्थी कुछ लेट आए हो तो उस विचारधारा को ज़रूर देखें। वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि सारा निचोड़ मेरा उसी में है, तो वही फॉलो कर लें। अब जो विषय थे, मैंने कहा आपसे कि इन विषयों पे कोशिश करें कि विषय वस्तु का, देखो मैंने यहाँ पे तकनीक को फिर जोड़ दिया है जबकि वहाँ नहीं था। इसका मतलब ये है कि तकनीक से जो ऐसे आता वो अलग नहीं आता, वो जुड़ के आता है। जैसे अर्थव्यवस्था एवं तकनीक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ये तकनीक और अर्थव्यवस्था को जोड़ के आया है। इसके अलावा शिक्षा एवं तकनीक, तो जब तकनीक से ऐसे किसी सामाजिक विषय से जुड़ के आए तब आप इसको लिखेंगे ना तो और अच्छा मिलेगा आपको रिजल्ट। इसलिए मैंने तकनीक को भी यहाँ जोड़ा है, लेकिन तकनीक से अलग से स्पेशल ऐसे आ जाए तो प्लीज़ उसको मत छूना, ठीक है। अगर किसी साथ में जुड़ के आए तो बहुत अच्छा है कि आपको 2 एंगल मिलेंगे, एक टेक्नोलॉजी वाला, एक समाज वाला। तो समाज और टेक्नोलॉजी में जब द्वंद्व होता है तो एक ऐसी व्यवस्था का विकास होता है जहां टेक्नोलॉजी समाज को उन क्षेत्र में सहयोग करती है, यहाँ समाज अधूरा रह जाता है, और समाज टेक्नोलॉजी को उस क्षेत्र में दिशा निर्देश देता है जहाँ टेक्नोलॉजी गलत काम कर रही होती है। तो बहुत ही अच्छा तकनीकी पे अगर आपको ऐसे लिखना है तो वही ऐसे आप पकड़ना होगा जिसमें समाज, तकनीक या किसी के साथ तकनीक शब्द जुड़ा हो, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये रूपरेखा इसकी आप बनाएंगे। उसके बाद जो आपने टॉपिक लिखा है उसके अर्थ को समझना। जैसे मैं आपको एक अभी आगे एक ऐसे कराऊंगा, उसके अर्थ को समझना होगा कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबते बल्कि उसमें समा जाने की वजह से डूबते हैं। बड़ी अच्छी सी लाइन है, लेकिन इसके अर्थ को समझना होगा। और आप एक बात समझिए कि जो अमूर्त विषय के जो ऐसे होते हैं वो शाब्दिक अर्थ पे आप अगर जाएंगे तो कई बार चीज़ें अलग हो जाएंगी। उनके आपको शाब्दिक अर्थ के साथ साथ जो भावार्थ और व्यंग्यार्थ जो वो कहना चाह रहे हैं उसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो अर्थ को आप समझ जाएंगे, तो अर्थ को जब समझने के बाद आप रूपरेखा की तरफ भी जाएंगे तो इतना अच्छा आपको लगेगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मुझे केवल लिखना है, ठीक है ना। तो ये काम करना है। अब देखिए, जब आप अर्थ को समझ गए, रूपरेखा को समझ गए, विषय वस्तु का आपने चयन कर लिया, तो भैया ये ऑब्लिक होना चाहिए। प्रारंभ और अंत, इसका भी बहुत ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि शुरुआत और अंत ये दोनों ही आपकी ये तय करेंगे आपके कितने नंबर लाएंगे। शुरुआत में आपने गड़बड़ कर दी तो अंत आपका जानदार है, तो आपकी जो शुरुआत को थोड़ा सा मेंटेन जरूर कर लेगा। लेकिन अगर दोनों गड़बड़ हो गए तो कुछ नहीं बचेगा आपको, और अंत गड़बड़ हो गया तब भी कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि मार्क्स जो हैं अंत पढ़ के ही दिए जाने हैं। तो वहाँ पे कोटेशन, मैंने जितने भी ऐसे लिखे यूपीएससी में, जितने भी ऐसे लिखे, शुरुआत हमेशा कोटेशन से करी। भले ही उस चीज़ के लिए मुझे कोटेशन नहीं मिला, लेकिन मैंने अपने आप से बनाया। लेकिन जितने भी ऐसे लिखे शुरुआत कोटेशन से की, और जितने भी ऐसे का अंत किया हमेशा कोटेशन से किया। और कोटेशन कई तरीके के होते हैं। आपने जब आप पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तो योजना, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं। उसके अलावा जब हम भूगोल, मेरा ऑप्शनल था, उसके बाद हम जो भूगोल की एक किताब आती थी उसमें जब हम भी पढ़ते थे तो बड़े अच्छे से ऐसे करके और ऐसे करके एक वाक्य लिखे होते थे, और ये ऊपर होगा, वाक्य लिखे होते थे। तो ये 2 लाइन का नहीं, ये 4-5 लाइन का लिखा रहता था, लेकिन उस 4-5 लाइन में पूरा एक भाव छुपा रहता था। जैसे हम G20 के कोई समिट होती थी उसके बारे में अगर हम पढ़ते थे
तो फोकस एक मैगजीन भी थी, तो उसमें ऐसे लिख के आता था एक इन्वर्टेड कॉमा में बीच में, तो उसका भी आपको प्रयोग करना है। आपको कई बार कोटेशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप अपने तरीके से इस तरीके के वाक्यों में उसको ढाल लीजिए। तो मेरी स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे, हो सकता है कि उतनी कारगर आपको लगे। उसके अलावा आप अपना भी उसमें दिमाग लगाइए, क्योंकि व्यक्ति की भिन्नताएं और उसके जो स्किल्स हैं वो सब अलग अलग हैं। बहुत अच्छी स्किल हैं। हमारा या मेरे सुनील सर का जो उद्देश्य है या सपना कहिए या फिर ये कहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति 170 प्लस नंबर लाए ऐसे में, और वो जो नंबर लाना चाहता है वो व्यक्ति मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करें कि मुझे सर इतने नंबर लाने हैं, क्या करूं। केवल 10 दिन की रणनीति है। सर के साथ भी मैं उनको बिठाऊंगा और बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी कि सर ये तो मुझे आता है, बस मुझे करना था, मैं समझ नहीं पाया कि ये यूज करना था वहाँ। आप इतने नंबर लाएंगे तब लगेगा हमें कि हमारी जो रणनीति थी वो अच्छी सफल हुई। ठीक है ना। तो प्रारंभ और अंत इसका आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है। कोटेशन से जो मेरी स्पेशल रणनीति थी, जो मेरे साथ के और विद्यार्थी जिन्होंने मेंस दिया था, सिलेक्शन लिया है, उनकी भी लगभग यही रणनीति थी। तो जब एक प्रूफ करता है तो कई बार प्रश्न चिन्ह लगता है कि शायद इसके आ गए होंगे, 2 करते हैं तब भी लगता है, लेकिन जब एक बल्क में ग्रुप प्रूफ ये कर दे कि ये इस तरीके से हमने किया था और इतने नंबर आ गए, तो ये प्रूफ है कि कहीं ना कहीं 90 से 99% तक कि वो रणनीति अच्छी है। उसके बाद मेरे साथ जो और पर्सनल जुड़े थे लोग, जो मेरे रूम पे भी आते थे, कब मेंस के बाद, और कहते थे कि भैया 2 दिन में मुझे ऐसे सिखा दे। मैं भी हंसता था कि भाई ऐसी कोई टॉनिक तो है नहीं 2 दिन में, लेकिन मैंने उनको 2 दिन में वो रणनीति बताता था। और आप विश्वास करिए कि जितने लोग आए थे, ज़्यादा नहीं थे, 5 से 7 लोग हैं, उनके ऐसे में इतने अच्छे मार्क्स आए कि सिलेक्शन उनका रुका ही नहीं, सिलेक्शन हो गया डायरेक्ट। उनमें से कुछ तो बहुत ही यंग एज में थे, जो सोच ही नहीं रहे थे कि इतने नंबर कैसे ला सकते हैं, तो वो भी हो गए। तो रणनीति ये प्रूफ है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि प्लीज़ इसको फॉलो करिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। प्रारंभ और अंत में कोटेशन हो गया, ये पैराग्राफ के साथ बंधन होना चाहिए। जो आप पैराग्राफ लिखें, ऊपर से नीचे तक का जो है एक बंधन आपको देखना चाहिए कि इन 3 पैराग्राफ में समस्या आप बता रहे हैं, फिर इनमें आप समाधान बता रहे हैं, इनमें फिर आप आसातीस जो है निष्कर्ष की ओर जा रहे हैं। लिखना ये नहीं है कि हेडिंग डालनी है बस, लेकिन वो पता चला पहले में समाधान ही बता दिए, समस्या दूसरे में बता रहे हैं, निष्कर्ष बीच में ले गए, आपको नहीं पता चलेगा निष्कर्ष क्या है। ये चीज़ आपको सीखने से पता चलेगी, निष्कर्ष ये चीज़ होती है। तो ये गड़बड़ ना कर दें, बहुत ज़्यादा ब्लंडर माना जाएगा ये, और ये बहुत बच्चे करते हैं। आप जो है उन बच्चों से निबंध की कॉपी जब लेंगे, आपको कई बार मैं कहता हूँ अच्छे अच्छे संस्थानों के बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, समस्याएं पहले गिनाना चालू कर देते हैं, समाधान फिर बीच में ले आएंगे, फिर कोई एक नई समस्या याद आ जाएगी, फिर उसको नीचे ले आएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? जब आपने सारी चीज़ें ऊपर, एक विचार आपने रख दिया जो नेगेटिव ही था या समस्याएं थी, नकारात्मक सोच में थी वो, अब उसके बाद सकारात्मक में आपने समाधान दे दिए, फिर दोबारा नेगेटिव विचार ले आए। तो यहाँ से क्या है ना, एक कंटिन्यूटी है वो बिगड़ने लगती है। क्या लिखना है ये आप जब रूपरेखा बनाएंगे तब आपको करना होगा कि लिखना आपको क्या है, और ये कौन सा लिखना है, वही जो हमने रूपरेखा बनाई थी सभी विषयों की 5-5 पेज में, उसी से डिसाइड होगा आपको लिखना क्या है। कितने पैराग्राफ हैं देखिए, मैं ये कहता हूं कि एक पैराग्राफ में लगभग 150 शब्द अधिकतम आ जाते हैं। होने को आप 3 पेज का एक पैराग्राफ लिख दीजिए। ऐसे पैराग्राफ एक पेज में कितने लिखने चाहिए? कम से कम 2। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, जो मैं यहां कहना चाह रहा हूं वो आप समझिए, और इसका फायदा आपको होगा। शायद आप इस चीज को भूल ही जाते हैं कि ये भी करनी थी। पहली बात, एक पेज में 2 पैराग्राफ, यानी कि एक पेज है आपके पास, उसमें 2 पैराग्राफ आपको लिखने हैं।
लेकिन इसका स्टार्टिंग बहुत मायना है। जब आप कॉपी लेते हैं, आपकी कॉपी ऐसे है, ठीक, ऐसे मिलती है। जब इसका पहला पेज पलटते हैं तो इस वाले पे कुछ लिखा रहता है, तो यहाँ से आपको लिखने को मिलता है। जब ये पेज पलटते हैं तो आपकी कॉपी ऐसे बन जाती है, जिसमें एक पेज ही रहता है, एक पेज ही रहता है। आप एक रणनीति मेरी तरफ से बड़े भाई समझ के इसको फॉलो करिए। इस वाले से स्टार्टिंग करनी नहीं है, आपको छोड़ दीजिए, पेज को स्टार्टिंग ही नहीं करनी है। प्रारंभ एवं अंत इस वाले सर्किल वाले पेज की जो ये पेज मैं बता रहा हूं, इस तरीके से करना है। अब आप यहाँ कोटेशन, यहाँ आप टॉपिक लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आपने कोटेशन लिखा बड़ा अच्छा सा, फिर आपने यहाँ से तैयारी चालू की और प्रस्तावना यहाँ से बनाना चालू किया और प्रस्तावना यहाँ तक खत्म हो गई। प्रस्तावना के बाद आप जब जो चीज़ें लिखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा एक पढ़ने वाले को कि टॉपिक भी उसे यहीं मिल गया, कोटेशन भी उसे इसी पेज पे मिल गया, प्रस्तावना भी और थोड़ा सा लिखा हुआ, तो वो समझ पाएगा कि बच्चा करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, कि कहाँ आगे बढ़ना। अब यहाँ क्या दिक्कत होगी, यहाँ आपने टॉपिक लिखा, यहाँ आपने कोटेशन लिखा, कोटेशन के बाद प्रस्तावना चालू की, तीन लाइनें लिख पाए और पेज भर गया, आगे पहुंच गए। तो यहाँ जो मेहनत आपने की थी बहुत अच्छी, कि बहुत अच्छा कोटेशन लिखा था, बहुत अच्छी प्रस्तावना चालू करना चाह रहे थे, वो उसका फ़ायदा आपको अगला पेज पलटेंगे ख़त्म हो जाएगा, वो फ़ायदा मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए इस वाली चीज़ को करें ही ना, इस वाली चीज़ से ही स्टार्ट करें। जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो समझ लीजिए, नहीं समझ पाएँ तो कृपया करके सर से भी पूछेगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेज, जो ऐसे की स्टार्टिंग है वो इस तरीके पेजों पे करनी है कि दोनों साइड उसको जो है लिखा हुआ दिखना चाहिए। और ये हमारा ह्यूमन नेचर है। मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति जब चेक करेगा तो उसको ये वाली चीज़ अच्छी लगेगी, क्योंकि आपने इस पे बहुत मेहनत की, आपने इतनी ज़्यादा रूपरेखाएं तैयार की, इतने अच्छे सर से भी पढ़ा, मेरे से भी, मतलब जो और अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए उनसे भी पढ़ा, और बाद में पता चला कि आप इस तरीके से करके आ गए, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आप समझ गए होंगे। अंत भी इसी तरीके से होना है, अंत भी इसी तरीके से होना है। अब जब अंत पे आए तो आप यहाँ समस्या का समाधान बता रहे थे, आशा के अनुरूप काम कर रहे थे, और यहाँ निष्कर्ष पे पहुँचे तो भी आशावादी, व्यवहारिक, धरातल पे उतरने वाला निष्कर्ष आपने बनाया, और यहाँ अंत में एक कोटेशन दिया, और ये जो है ऐसे 2 लाइन खींच के ऐसे एंड कर दिया। तो ये चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग भी ऐसे हो, अंत भी ऐसे हो, ऐसा आपको काम करना है। ये फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको थोड़ी सी जगह चाहिए। इस कोटेशन का फ़ायदा कब मिलेगा, इसके बगल में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, तब लगेगा ना कि इस चीज़ से ये कुछ अलग है। इस कोटेशन का फ़ायदा कब मिलेगा, जब इतना चीज़ लिखा हो, तब लगेगा यहाँ ये कुछ स्पेशल बात की गई है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, फिर उसको फोकस भी कर लेगा वो। अब वो सवाल ये है हो गया कि अब कितने, तो एक पेज में 2 पैराग्राफ, ठीक, तो इस पेज में भी 2 आ जाएंगे। अधिकतम की बात कर रहा हूँ, एक भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ जब करोगे एक पेज में तो पता ही नहीं चलेगा पैराग्राफ था कि वो ऐसे ही चल रहा था। इसलिए पैराग्राफ की एंड और शुरुआत उसी पेज में आप कर लेना, भले ही अगले पे जाके थोड़ा सा बढ़ा देना, है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अगर इस पेज में मैं आपसे कहूँ तो 200 शब्द लिखे जा सकते हैं, इसमें 200 शब्द लिखे जा सकते हैं, ठीक। एक पेज ऐसा, एक पेज ये 200, 200, 400, ऐसे आप कितने पेज लिखेंगे, तो आप ऐसे मान लीजिए 400 शब्द इसमें आ गए, 400, 800, तो यही हो गए 1200 का हमको जो है निबंध लिखना है। तो बीच में एक ऐसा डबल पेज और ऐड कर लीजिए। अब ये ध्यान रखना है, ये हो गए आपके 1200। अब सवाल ये है कि आपको लगेगा ये तो बड़ा कम है, मैंने इतने ही पेज लिखे थे, 6 पेज में निबंध लिखा था, 1200 शब्द का ही तो लिखना है। 1200 का मतलब ये होता है कि 1100 से आप लगभग 1300 तक जा सकते हैं, ठीक। तो मैंने 6 पेज में ही लिखा, और मेरा ये मानना था कि मेरे जो 200 शब्द हैं एक पेज में आ जाते हैं। तो मुझे ये रणनीति बड़ी अच्छी लगी कि एंड भी इसी पेज पे होगा। अगर किसी बच्चे की थोड़ी सी राइटिंग बड़ी है या गैप दे के ज़्यादा लिखते हैं, वो 6 की जगह 8 ले लें, लेकिन 6 की जगह 7 ना लें, 6 की जगह 8 ले लें, फिर एंड ऐसा ही होगा, और शुरुआत भी ऐसी होगी, एंड भी ऐसे होगा।
तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। आशा कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इसका कितना इफेक्ट होता है आप जो है अपनी टेस्ट सीरीज जब भी जहाँ भी देना वहाँ देख लेना, और आपको देखेंगे आप कुछ लोग वो पहले से ही चालू कर दिए हैं और बहुत अच्छे से लिखते हैं, ऐसी बात नहीं लिखा, लेकिन उस अच्छाई का फ़ायदा जैसे ही पेज पलटा जाता है ख़त्म हो जाता है, तो वो यूज ही नहीं हो पाता। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। तो समझे होंगे मैंने क्या कहा। भाषा में सरलता आनी चाहिए और निष्कर्ष जो आपका हो आशावादी हो, ये सब बताएंगे। व्यवहारिक भी हो, ऐसा ना हो कि आप ऐसा निष्कर्ष दें जो व्यवहारिक धरातल पे उतार ही ना सकें, तो ऐसे निष्कर्ष का कोई फायदा नहीं, और जो पढ़ने वाला वो भी समझ जाता है अतिशयोक्ति में किया गया ये कार्य है, ठीक है ना। और भविष्य उन्मुखी हो, जब हम अमूर्त विषय लिखते हैं या सोचते हैं तो भविष्य की बातें जरूर सोचते हैं कि ऐसा हो, और भविष्य में ऐसा हो जिसकी संभावना ज़्यादा हो वैसा भविष्य उन्मुखी हो। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी अतिशयोक्ति लिख दी जिसकी संभावना लगभग 200 सालों तक तो नज़र नहीं आ रही, और अब फिर आप कह रहे हैं कि मैंने तो निष्कर्ष बड़ा अच्छा लिखा था, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करें उससे ज़्यादा जरूरी है क्या ना करें। अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो क्या करें वाला भी अपने आप फॉलो हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको पता है कि क्या ना करें। अब देखिए, तैयारी के साथ जो सबसे बड़ा मिथ है मैं आज तोड़ने वाला हूं, मैं आज भी कह रहा हूं और खुले मंच पे कह रहा हूं कि जो संस्थान या जो व्यक्ति इस बात को लेके ये सोचते हैं कि मैं मेंस के सब्जेक्ट की तैयारी कर लूँगा तो ऐसे अपने आप तैयार हो जाएगा, वो बहुत बड़े मिथ में जी रहे हैं। और मेरी आप मानिए, तैयारी के दौरान जीएस या सब्जेक्ट के साथ निबंध को एक साथ ना जोड़ें, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा होता कि जीएस के सब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है उसके साथ निबंध की तैयारी होती तो यूपीएससी पागल था कि 250 नंबर का अलग से निबंध का पेपर लिखा है। वो कुछ और जानना चाह रहा है ना, सब्जेक्ट नहीं जानना चाह रहा है यहाँ पे, या जीएस के आपके कॉन्सेप्ट नहीं जानना चाह रहा है यहाँ पे, वो कुछ और जानना चाह रहा है। इस बात को आप समझ नहीं रहे हैं। आपने कह दिया मैंने तो जो है पॉलिटिकल साइंस ले लिया है, अब इसमें राजनीति का जो है निबंध मेरा तैयार हो जाएगा, मुझे कोई करने की जरूरत नहीं है, 250 ये तैयार हो गए और 500 नंबर सब्जेक्ट तैयार हो गई। आप बड़े अच्छे तरीके से बैठ गए। तो जिसने पेपर बनाया है उसने 250 नंबर वैसे ही रखे हैं यहाँ पे, कुछ तो सोचा होगा आपने। नहीं, मैं तो भूगोल ले लूंगा, भूगोल में पर्यावरण का निबंध आएगा, इससे कर दूंगा। नहीं, इतिहास, इतिहास बहुत अच्छा है, इतिहास से एक निबंध आता है और इसको कर लूंगा। तो आप जो है बहुत लैग कर रहे हैं और आप बिल्कुल भी अलग हैं ट्रैक से, आप ट्रैक पे ही नहीं है, ये सोचिए। तो क्या ना करें इसका यार, तैयारी के दौरान जीएस और निबंध को एक साथ ना देखें। भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मत देखिए, अलग अलग हैं दोनों, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचार शैली है, लिखने की कला भी अलग है, नंबर देने वाले व्यक्ति भी अलग हैं। और आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट से मैं जोड़ूंगा इसको, तो जोड़ लीजिए, फिर नुकसान आपको होगा, ठीक है ना। विषय वस्तु का जब आप चयन करें तो फैक्ट वाले जो निबंध होते हैं उनसे बचें। कुछ ऐसे निबंध कभी कभार आते हैं, ऐसे ज़्यादा यूपीएससी में नहीं पूछे जाते, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज़्यादा रखते हों, उन निबंधों को लिखने से बचना चाहिए। फिर वही इसका तर्क क्या है, इसका तर्क वही है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एक जैसी होती है और एक जैसी कॉपियाँ आई। फिर वही बात हुई कि 100 कॉपियाँ आई, 90 एक जैसी थी, सबको बराबर से नंबर मिल गए। अब तुम सब्जेक्ट में भी पीछे हो गए और इसमें भी बराबर नंबर पे आ गए। तो भैया एज भी तो कहीं से लेना है, किसी ना किसी व्यक्ति को दौड़ लगानी है, तो किसी ना किसी समय तो उसको तेज करना होगा कहीं ना कहीं। तो सतर्कता, क्या वही वाली बात कि फुर्तीला किंतु संतुलित एवं सतर्क व्यक्ति ही रेस जीत पाएगा, और ये यूपीएससी खुद कह रहा है आपसे। तो सतर्कता आपको बहुत जरूरी है। संतुलित तो आप तब अपने आप हो ही रहे हैं, संतुलित अब तुम यहाँ संतुलन बिगाड़ रहे हो। मैं जीएस के साथ पढ़ूंगा, निबंध को हो ही जाएगा। तुमने संतुलन खुद ही बिगाड़ लिया कि आप एक पैर पे खड़े हैं और कह रहे हैं कि दोनों पैर वाला काम कर लूंगा मैं। तो चलिए, फैक्ट वाले निबंध को भी तकनीक एवं विज्ञान से संबंधित जो नियम हैं, निबंध हैं, उनसे भी आपको थोड़ा सा बच के चलना होगा। स्पेशल तकनीक से संबंधित कोई नियम आता अवॉइड कर दीजिए। मेरा ये पर्सनल है और मेरे गुरु और मेरे साथ के जो और बच्चे थे वो भी यही करते थे।
लेकिन मैंने आपको बताया कि तकनीक का संबंध जब और उन अमूर्त विषय से जोड़ दिया जाए, समाज से जोड़ दिया जाए, उस निबंध को आप लिखिए, उसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो निबंध का जो सिलेक्शन का प्रोसेस कहाँ, ठीक है ना, उसको ध्यान रखना है। तो राजनीतिक मुद्दों वाले निबंध, इनकी रूपरेखा ही मत बनाओ, क्या ही जरूरत है भैया। और जीएस में पढ़ लो, और चीजें भी पढ़ने को बची हैं आपकी, है ना। एक सबसे बड़ा ये मैंने यहां लिख दिया अधिक। मैं तो ये कहता हूं कि एक भी ना पढ़े। निबंध की कोई भी किताब अच्छी यूपीएससी के लिए आई ही नहीं है और ना ही आ सकती है। उसका रीजन है निबंध खुद अपने आप में डायनेमिक है, और वो जो है डायनेमिक निबंध को आप तभी पकड़ सकते हैं जब आपने खुद से तैयारी की हो। निबंध की शैली ये कोई वैसी शैली नहीं है जो 11th 12th या ग्रेजुएशन में या निबंध पे रिसर्च करने वाले व्यक्तियों वाली शैली है। ये शैली वो है ही नहीं। जो मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि तीसरी विचारधारा जो हाइब्रिड हमने सबको कंबाइंड करके सोच के बनाई है कि ये यूपीएससी की डिमांड है, वो वाली शैली आपको रखनी है। तो निबंध की अधिक किताब पढ़ने से बच जाएं। हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ ऐसा ना करें। अधिक किताबें कोई जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं मानना है, नहीं संतुष्टि हो रही है, नहीं मुझे तो पढ़ना है, तो भैया एक किताब ले लो, किसी की भी ले लो। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको फिर भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब आप निबंध पढ़ेंगे उनके, तो आपको लगेगा कि आधा मैटर तो ठीक सा लगा, आधा पता नहीं क्यों लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो उनकी स्ट्रेटजी आप देख सकते हैं। निबंध की किताब ज़्यादा नहीं पढ़ें, मेरा मानना है बिल्कुल ना पढ़ें। लेकिन आपको अगर पढ़ना भी है तो एक किताब आप ले लें। विषय संबद्धता, वही वाली बात जो मैं अभी कह रहा था कि जो सब्जेक्ट वाले निबंध होते हैं उनसे बचें, उनसे बचें। पर्यावरणीय समस्याएं भारत के विकास में एक बाधक हो सकती हैं। एक निबंध है, अच्छा लग रहा है, लेकिन एक भूगोल वाले विद्यार्थी ने सोच लिया ये तो मेरा निबंध है, और वो लिखना चालू कर। जब उसके मन में ये आ गया कि मेरे सब्जेक्ट का निबंध है, तो ये निश्चित मानिए कि सब्जेक्ट का फ्लेवर उसमें जाएगा, और जो निबंध की तार्किकता वो चाह रहे थे, मौलिक विचार वो चाह रहे थे, वो कम हो जाएंगे। तो वहाँ पे गड़बड़ होने की संभावना है। राजनीति वाले विषय जो होते हैं, इतिहास वाले विषय हैं, यानी कि विषय संबंध जो भी निबंध है उनको लिखने से अवॉइड करें। कोशिश करें कि कोई भूगोल का निबंध आप ना पकड़ें, राजनीति का कोई निबंध ना पकड़ें, विज्ञान का ना पकड़ें, ना इतिहास का पकड़ें। ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। किसी का हो सकता है बहुत अच्छा लिखने की आदत हो, अच्छे लिखते हों, उसमें वो चीज़ें भी लाएं, मौलिकता भी आ जाए, विचार भी अच्छे आ जाएं, तो लिख सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या 150 प्लस नंबर आएंगे, ये सवाल बिल्कुल आपके मन में आएगा, और डाउटफुल है कि क्या आ पाएंगे। और मैं कहूँगा नहीं, अमूर्त विषय, सामाजिक विषय, कृषि, अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विषय लिखेंगे तो आ सकते हैं। तो इसमें लगेगा कि हाँ आ सकते हैं। तो इस बात को मैं कहना चाह रहा था। देखिए कहाँ पे, पेपर के दौरान, एग्जाम हॉल के दौरान ये मत करना। बहुत अनुभव के साथ मैं बता रहा हूँ, 5 यूपीएससी के मेंस और पीसीएस के कई मेंस मैंने दिए हैं। उस आधार पे मैं आपको कह रहा हूँ कि मैंने लगातार नंबरों में जो वृद्धि की है, उन चीज़ों को मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे मैंने क्या क्या चीज़ों को अवॉइड करना चालू किया था। देखिए, पहला, निबंध में वाक्यों के दोहराव बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। आप जब शुरुआत करते हैं, कोई रूपरेखा बनाते नहीं, लिखना चालू कर दिया प्रस्तावना, पता चला अरे यार ये वाला क्वेश्चन सेंटेंस तो गलत लिख गया, आप काटेंगे तो गड़बड़ है, तो क्या करते हैं उसको कॉमा लगा के दूसरी भाषा में लिखना, उसी का फ्लेवर चालू। तो दोहराव, वाक्यों के दोहराव से बचना है आपको, विचारों के दोहराव से बचना है कि बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए जा रहे हैं। क्या सामाजिक संस्कृति का नियम है, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति, महिलाओं की स्थिति को रिपीट किए जा रहे हैं, कई तरीके से लिख रहे हैं, वो गड़बड़ ना करें। एक पैराग्राफ में लिख दें, अगले पैराग्राफ में और भी समाज के कई तत्व होते हैं उनको लिखिए। लेकिन आप ये ना करें कि एक पैराग्राफ में वही लिखा, दूसरे में, तीसरे में वही, वो गड़बड़ हो जाएगा। और आपको लगता है मैंने तो अलग लिखा है, पहले में महिलाएं थी, पहले महिलाओं की मैंने वो लिखी थी भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या के लिए लिखा था, अब अगले में मैंने जो है भैया शिक्षा के बारे में लिखा है। लेकिन आपको लग रहा है ये अलग है, लेकिन आप इन चीज़ों को कंसाइज करके एक पैराग्राफ में ला सकते थे, ठीक है ना। हेडिंग नहीं डालें, कोई भी हेडिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूपीएससी के निबंध में नहीं, कुछ लोग प्रस्तावना को भी अच्छे से हेडिंग डाल के लिखते हैं, क्यों पता नहीं, किसने सिखा दिया ये भी नहीं पता।
लेकिन ये नए बच्चे ज़्यादा करते हैं, पुराने बच्चों को सबको पता है। एक पेज में 2 पैराग्राफ से ज़्यादा ना लिखें, ये बहुत ध्यान रखना है आपको। 3-4 पैराग्राफ भी अच्छे नहीं लगते, 2 इनफ होते हैं। आपको लग रहा होगा जिन्होंने मेंस नहीं दिया है, कॉपी में ज़्यादा जगह नहीं होती है लिखने के लिए, ऐसे बनी होती है, तो 2 जो है पैराग्राफ काफ़ी होते हैं। निबंध की शुरुआत, वही वाली बात कि निबंध की शुरुआत जो करनी है वो पेज ये वाला होना चाहिए और एंड भी ये वाला होना चाहिए। तो शुरुआत और अंत जो है ऐसे पेजों से हो तो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, निबंध लिखने में अच्छा मज़ा आता है। चलिए आगे चलते हैं। जो अमूर्त विषय थे, जो जिस समय हम पढ़ रहे थे, उस समय हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमें विचारधारा 3 पे काम करना है, जिसमें तो कई चीज़ें थी। चलिए, शहर भूगोल ही नहीं, जीवन शैली एवं संस्कृति है, एक ऐसा निबंध भी था। वे सपने जो भारत को सोने ना दें, या मूल लग गया है, मूल्यों से आना चाहिए। मूल्यों से वंचित शिक्षा व्यक्ति को अधिक चतुर शैतान बनाने जैसी लगती है। ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक क्या भारत के लिए वास्तविकता हो सकता है? ये अमूर्त विषय हैं। इन विषयों पे आप जब निबंध लिखेंगे ना, तो आपकी एक विचार जो आएंगे वो व्यक्ति देखा, जहाज अपने चारों ओर के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, बल्कि जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबा करते हैं। सरलता चरम परिष्करण है। ये सारे निबंध हैं, सारे मैं एक साथ यहाँ नहीं करा सकता, लेकिन अगर आप चाहेंगे, जो बच्चे इस बार मेंस दे रहे हैं उनको स्पेशली मैं बता सकता हूँ और उनको गाइड कर सकता हूँ। तो अभी मैं एक निबंध आपको करना सिखाता हूँ। चलिए, उसके बाद जो है हम आगे जब भी हमारी क्लास होगी वो इसी आधार पे होगी कि जो नए बच्चे हैं या जो बच्चे इस बार निबंध की मतलब एग्ज़ाम को देना चाह रहे हैं, मेंस को दे रहे हैं, उनके साथ हम बैठेंगे ताकि उनका कम समय में जो है अच्छा हो जाए और निबंध में बहुत अच्छे मार्क्स मिल पाएँ। सामाजिक संस्कृति के भी निबंध है, जैसे स्त्री विमर्श, दशा और दिशा क्या है, सहिष्णुता भारतीयता का प्राण तत्व है, महिलाओं को शामिल किए बिना विकास अधूरा है, रूढ़िगत नैतिकता आदर्श आधुनिक जीवन की मार्गदर्शक नहीं हो सकती, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए। देखिए, मैंने जो निबंध लिखे थे मैं आपको बता दूं, एक निबंध मैंने ये लिखा था अपने उसमें, और एक निबंध जो पीछे मैं बैक कर रहा हूं, एक ये लिखा था जिसमें मुझे 160 नंबर मिले थे। वो निबंध एक ये था और एक ये था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला, आर्थिक विषय जो होते हैं वो कृषि आर्थिक संबद्धता के सारे विषय होते हैं। इसमें डिजिटल आपको इसलिए तकनीक अपने आप जुड़ जाती है क्योंकि आज के समय तकनीक और आर्थिक काफ़ी जुड़े हुए हैं। कृषि भी आर्थिकी से जुड़ी है, तकनीक से जुड़ी है। तो क्या जननांकी लाभांश को पूर्ण लाभ उठा पा सकते हैं? डिजिटल इंडिया, जितनी उम्मीदें उतनी चुनौतियां, भारतीय किसान मजदूर बनने को अभिशप्त है, भारत के सम्मुख संकट नैतिक या आर्थिक, इस तरीके के ये हैं। यही मैंने लिए हैं क्योंकि मैं यहीं से इतनी ही तैयारी किया था। इसके अलावा आप राजनीति के आप चाहें तो एक टॉपिक और बढ़ा सकते हैं अपने लिए, ताकि कभी लगे कि भाई ये नहीं आए तो क्या करूँगा, तो आप सोच सकते हैं। अगला, मैं आपको अब निबंध लिखना सिखा रहा हूँ और ये निबंध को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। एक तरीका जो एक सर्वमान्य है, वो लगभग एक जैसा है, वो करना आपको पड़ेगा। पहला है निबंध की रूपरेखा हमें कैसे लिखनी है। सबसे पहले प्रस्तावना आपको लिखनी होती है। 3 भाग होते हैं निबंध के, सब लोग बताते हैं। एक तो प्रस्तावना, दूसरा कहते हैं कि भैया एक मुख्य भाग होता है जो मेन होता है,
तीसरा जो है निष्कर्ष होता है। इन तीन को ही जो है निबंध के भाग माना जाता है और इन्हीं के आधार पे लिखा जाता है। हम भी इन्हीं के आधार पे ही लिखे हैं और अधिकतर लिखते हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले प्रस्तावना। अब सवाल यह है कि प्रस्तावना कैसी हो। शुरुआत अच्छी तो और अंत अच्छा, तो बीच में गड़बड़ की तो माफ़ हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत गड़बड़ और अंत गड़बड़ तो बीच में तुम कितना भी अच्छा कर लिए माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रस्तावना को शुरुआत करने के कई तरीके हैं जो हमारे सर ने हमें सिखाए थे। 3-4 तरीके उन्होंने सिखाए थे। उन्होंने कहा कि होते तो बहुत हैं लेकिन आप इन 3-4 से ही पार पा लोगे, ये काफ़ी अच्छे हैं। पहला है कहानी। आप प्रस्तावना की शुरुआत एक कहानी से कर सकते हैं। कहानी से कर सकते हैं तो डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो टॉपिक लिया है वो वास्तव में उसकी शुरुआत कहानी से की जा सकती है या नहीं। हर जगह आप कहानी से नहीं कर सकते ना। तो कहानी भी 2 तरह की होंगी, एक ऐतिहासिक होगी जो इतिहास से ली गई हो, एक काल्पनिक भी आप बना सकते हैं। और काल्पनिक कहानियाँ जो हम उसमें पढ़ते हैं एडिटोरियल में, कई बार बना के वो दिखाते हैं, नीचे होती हैं। तो काल्पनिक कहानियाँ आप बना सकते हैं, इतिहास से आप चालू कर सकते हैं। अब ये कहोगे कि ये बताओ सर कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक लंबी क्लास चाहिए कि हमें कहानी से शुरुआत कैसे करनी है, इतिहास की कहानी कैसे शुरुआत से लानी है, या काल्पनिक कहानियाँ कैसे शुरुआत से लानी है। एक शैली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है प्रश्नवाचक शैली, जिसका मैं ही बहुत ज़्यादा यूज किया और लगभग हर निबंध में मैंने इसी शैली का प्रयोग किया। हर निबंध कह रहा हूँ, इसका मतलब ये शैली अधिकतर निबंधों पे जो है सटीक बैठती है। तो इस तरीके से भी आप ले सकते हैं। वर्तमान का कोई उदाहरण से आप चालू कर सकते हैं। प्रस्तावना को जब भी आपको चालू करना है वर्तमान के कोई भी उदाहरण से आप चालू कर सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी चालू आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे निबंध हैं जो इस तरीके से शुरुआत करके लिखे जाते हैं। कहानी से, इतिहास से, काल्पनिक या प्रश्नवाचक शैली, वर्तमान का कोई उदाहरण आप लेंगे तो उससे लिखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी आप लिख सकते हैं। मुख्य भाग होता है। जो मुख्य भाग होता है उसमें आपको पैराग्राफ, जब हम रूपरेखा बनाते हैं तो पैराग्राफ में क्या लिखना है वो आप सोचते हैं। तो उस पैराग्राफ में सबसे पहले आते हैं मुख्य बिंदु, कि आपको बिंदु कौन से लिखने हैं, जो मेन पॉइंट है वो कौन से हैं। अगर आप 2-4 पॉइंट ऐसे निकाल पाते हैं तो उनसे पूरा पैराग्राफ बनता है ना। इन मुख्य बिंदुओं के समझ से समस्या क्या आएगी, और समस्या अगर आती है तो समाधान आप कैसे प्रस्तुत करेंगे। और प्रस्तुत समाधान भी 2 तरीके का, सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, या समाज क्या कर सकता है। ये आपको समाधान बताने होंगे। निष्कर्ष। निष्कर्ष आशावादी हो, सब बताएंगे, होना भी चाहिए। व्यवहारिक हो, ये बहुत ज़रूरी है। आशा तो आप अच्छी करें लेकिन ऐसी करें जो व्यवहारिक धरातल पे उतर पाए। ठीक है, तो निबंध की रूपरेखा इसी तरीके से बनती है। और इतिहास, काल्पनिक, प्रश्नवाचक शैली, इन सब में शैलियों में निबंध लिखे जाते हैं। तो आपको, अगर आप चाहेंगे, जो बच्चे लगातार इस बार भी मेंस दे रहे हैं, लगातार मेंस दे रहे हैं, उनके लिए इन चीज़ों की एक पहले से ड्राफ्टिंग कर दी जाए कि भाई कहानी के रूप में ऐसे प्रस्तावना को शुरू कर सकते हैं, और काल्पनिक रूप में ऐसे कर सकते हैं, प्रश्नवाचक शैली में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उस बात को ध्यान रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। मैंने जो आपके लिए एक निबंध जो मैंने लिखा था यूपीएससी में, उसी को कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ, और उसी को समझाने के लिए मैंने आपको एक पीपीटी भी बनाई थी। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, निबंध है वे सपने जो भारत को सोने ना दें। एक आसान सा निबंध है,
लेकिन ये आसान कठिन हो जाता है कई बार जब हम सब्जेक्ट से या ट्रैक से हट जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। पहले यहाँ देखो कीवर्ड हैं सपने, एक कीवर्ड है भारत, एक है सोने ना दें। 3 कीवर्ड हैं, 3 ही कीवर्ड हैं इसमें, बहुत आसान हो गया। सपने, पहले हमें पता होना चाहिए सपने क्या हैं और सपने किसके, वो भारत के हैं। अब भारत कीवर्ड का मतलब इंडिया यानी भारत देश से संबंधित है, और भारत देश से जो संबंधित का मतलब भारत के जितनी भी समस्याएं होंगी, भारत की जितनी भी आकांक्षाएं होंगी, सारी वो सपनों में शामिल होंगी। सोने ना देने का मतलब क्या, भारत ना सोए, इसका मतलब है कि भारत को निरंतर प्रगति के मार्ग पे आगे चलना है, निरंतर कार्य करना है, अपनी समस्याओं को निरंतर निराकरण करना है, इसी का मतलब ये है। तो वे सपने जो भारत को सोने ना दें, उस चीज़ को आपको कैसे आगे चलना चाहिए, इस चीज़ को मैं बता रहा था। देखिए यहाँ लिखा है सपने। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है, ये रूपरेखा तैयार हो रही है, आपको मैं रूपरेखा तैयार करना सिखा रहा हूँ कि चलिए इसी वाले पेज पे देख लीजिए अगर समझ दिख रहा हो तो, नहीं तो इसी का आधा पार्ट मैंने यहाँ किया है। सपने, पहले हमें ये पता होना चाहिए सपने हमारे कौन से हैं। सपने सारे लगभग अच्छे आपको दिखाने हैं कि हमारे सपने जो हैं अच्छे, हमारे का मतलब भारत के अच्छे सपने हैं। उन अच्छे सपनों को पूरा करने में समस्या क्या आ रही है ये हमको पता चल जाए। उसके बाद उन समस्या को समाधान करने के लिए हम और भारत सरकार अपने स्तर पे आप क्या कर सकते हैं ये पता चल जाए तो बहुत आसान हो जाएगा कि हमें क्या करना है। और उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष से पहले ये लिखना है कि हमें सफलता कैसे मिल सकती है, वही निष्कर्ष में हम ला सकते हैं। तो ये एक मोटी मोटी रूपरेखा तैयार हो गई जो स्टार्टिंग से होनी चाहिए थी। अब इस रूपरेखा को एक विस्तार रूप देना है कि भाई ऐसे तो अब करेंगे नहीं, हमें तो लिखने हैं लगभग 8 पेज, यानी कि 8 पेज। अगर मैंने ये बोला है कि 2 पैराग्राफ एक में, तो 16 पैराग्राफ हो गए। 16 पैराग्राफ, अगर एक पैराग्राफ में कितना भी आप 100 लिखेंगे 1600 पेज होते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि 6 पेज इनफ होते हैं। खैर कोई बात नहीं, किसी की राइटिंग की स्टाइल से या किसी की राइटिंग की जो फॉन्ट होता है छोटा बड़ा होने की वजह से 6 से 8 पेज आप ध्यान रखिए, 7 नहीं होने, मतलब इवन में ही चलना है आपको। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि वो पैराग्राफ जो स्टार्टिंग होगी जो एंड होगा हमारा वो किस वाले पेज से होना है। ठीक है, अब सवाल है कि सपने कौन कौन से हैं। सपने भारत के कौन कौन से ऐसे सपने हैं जिनको भारत को पूरा करना है। पहला है विश्व गुरु बनना है, हमें वैश्विक नेतृत्व करना है, हमें विश्व का मार्गदर्शक बनना है, हम बड़े लोकतंत्र हैं और हमें ये काम करना है। ये भारत का एक सपना है जिसको भारत के वासी सभी लोग देखते हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए, इस सपने, भारतीय संस्कृति कितना योगदान दे रही है। ये भारतीय संस्कृति के बाद आप कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो ले सकते हैं। जैसे 21 जून योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ये भारत यहाँ नेतृत्व करता है पूरे विश्व का। G20 की अध्यक्षता अभी हाल का नया भारत 20 देशों की इनकी अध्यक्षता कर रहा है। जो 20 देश कौन, जो विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी। इसका मतलब बाकी के जितने देश हैं वो अपने आप शामिल हो गए। कोरोना वायरस काल आपको याद होगा, भारत के द्वारा बनाई गई पहली ड्रग्स और बाद में पूरे विश्व का नेतृत्व किया अमेरिका, इवन अमेरिका जैसे देश को हमने भेजा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला सपना भारत का ये है। दूसरा सपना, भारत के अंदर न्याय, समरसता, भ्रातृत्व, सहिष्णुता, इनका विकास करना है। किसी भी देश का स्थायित्व ही डिसाइड करेगा वो कितना आगे जाएगा देश। तो इस स्थायित्व को बनने के लिए भैया भाईचारा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, समरसता होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। आपस में हम ही लड़ेंगे तो कौन से सपने पूरा करेंगे, ठीक है ना। तो आपस में हम ही लड़ेंगे तो कौन से सपने पूरा करेंगे। देखिए एक कोटेशन बन गया। कई बार चीज़ें ऐसी हैं आपको सीखते सीखते बन जाएंगी। और इसमें यहाँ आप बना सकते हैं कि आपस में हम ही लड़ेंगे तो कैसे सपने पूरा करेंगे। ये तो विडंबना ही है कि हम आपस में भाई भाई होते हुए भी झगड़ा करते हैं। और इसको एक कोटेशन में बना दो, बन गया आपका कोटेशन। और इसको फॉन्ट में बड़ा करके और एक उसमें इन्वर्टेड में कोमा में ले आइए।
देखिए, तो ये चीज़ें भी आपको सीखनी है, करनी है। तो सपने, जब सपने की बात आए तो विश्व गुरु भारत के अंदर एक दो सपने आपको मैंने दिखाए। तीसरा, भारतीय कृषि का सपना, ये भी तो एक सपना है। क्या है? आर्थिक समृद्धि कैसे लानी है, किसानों की समृद्धि कैसे करनी है। ये सपने जितने भी हम देख रहे हैं या भारत के लिए बता रहे हैं, इनके साथ समस्याएं भी होंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम पहले जो है भारत के सपने बताएंगे, फिर उन सपनों में आने वाली समस्याएं बताएंगे, फिर समाधान बताएंगे, फिर निष्कर्ष करेंगे। आप विश्वास मानिए, आप पूरे निबंध में उनको बांध के रख रहे हैं कि भैया पहले आप पढ़ो कि आपको सपना कौन सा देखना है, फिर आप पढ़ो कि जो सपना है वो लग रहा है आपको पूरा नहीं होगा, लेकिन हम करेंगे, उसके लिए समस्याएं जितनी हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीजें भी, तो एक सपना भारतीय कृषि का सपना कि आर्थिक समृद्धि कैसे लानी है, किसानों की समृद्धि कैसे लानी है। एक सपना भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी प्रगति का कि G20 की अध्यक्षता हम कर रहे हैं, हम वो इकोनॉमी हो चुके हैं आज कि भारत की जो समृद्धि है वो भारत की अर्थव्यवस्था से भी सीधे तौर पे जुड़ी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का सपना ये है कि हम कौन सी 25 ट्रिलियन की बात करते हैं, 2030 तक हम ये बात करते हैं कि हम इतना कार्बन उत्सर्जन कम कर देंगे। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो आमूलचूल परिवर्तन लाने का जो सपना है हम देख रहे हैं, और उसकी प्रगति भारत की प्रगति से सीधे जुड़ी है, इसको हम देख रहे हैं। तो एक सपना ये है। अगला सपना भारतीय ऊर्जा नीति। भारत में जो ऊर्जा के कंजप्शन हो रहा है, ऊर्जा की खपत हो रही है, उसके तरीका क्या है, और वर्तमान समय में विश्व के लोग जो इतने बैठे हुए हैं उनके साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर जो हम कार्य कर रहे हैं, जो देश को नहीं पूरे विश्व को हम जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं, वो भी हमारा एक सपना है जो हम पूरा कर रहे हैं। भारतीय रक्षा विज्ञान, सपना था मंगल पे जाने का, मंगल पे पहुंच गए, सपना अंतरिक्ष में अपना स्पेस बनाने का, वो भी हम पूरा करेंगे। सपना हमारा उस तकनीक का जिस तकनीक के माध्यम से रक्षा के क्षेत्र में हम जो है एक आत्मनिर्भर बनेंगे, वो सपने सारे रक्षा विज्ञान तकनीक से जुड़े हैं। सपना वो स्वास्थ्य की तकनीक का जो कोरोना वायरस जैसी बीमारियों को झेल पाएगा, ये भारत के वो सपने हैं जिनको हमें पूरा करना है, और जिनको पूरा करने के लिए सोना नहीं है। सोना नहीं है का मतलब अनवरत कार्य करना है, रुकना नहीं है। और रुकेंगे कब नहीं, जब हमारा लक्ष्य सीधा होगा, सटीक रणनीति होगी और सतर्कता। आप बगल में बैठे पैसेंजर ट्रेन में जब चलते हैं, बगल में बैठे व्यक्ति का मोबाइल गायब हो जाता है, आप रास्ते में चल रहे हैं कोई चीज़ गायब, इसका मतलब आप सतर्क नहीं थे जब आप जिस जगह जा रहे हैं। अब तो यूपीएससी के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस लिखने जा रहे हैं, तो आपको तो इतना सतर्क होना चाहिए कि एक एक नंबर पे आपकी नज़र हो। तो ये 250 नंबर पे आपकी नज़र क्यों नहीं जाती? ये 250 नंबर आपकी नज़र में आते तब हैं जब आपका प्री हो जाता है। अब मुझे ऐसे लिखना है सर, अब मुझे क्या करूं, मैं तो ऐसे की कुछ भी तैयारी नहीं थी। अरे भैया पहले भी सोच लेते थोड़ा सा। 250 नंबर GS1 के हैं, 250 इसके भी थे, तो ये आप तब नहीं, तब आप सतर्क नहीं थे। अब चलो कोई बात नहीं, कभी भी देर नहीं होती। देर तब हो जाती है जब आप सही रणनीति सही जगह पे नहीं होते। अगर आप अब भी सही जगह हैं, सही रणनीति अपनाएंगे, तो अब भी मैं दावा कर रहा हूँ आपको 150 प्लस मैं दिलाऊंगा, अगर आप पर्सनली मेरे से अटैच रहेंगे। नहीं तो मेरे गुरु हैं सुनील सर, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए गुरु से मैंने सीखा है, मैं 160 लाया हूँ। अगर आप उनसे ही डायरेक्ट सीखेंगे तो हो सकता है कि आपके अंदर और क्षमता हो, आप और अच्छा लाएं, क्योंकि गुरु से ज्ञान मुझे मिला, वो ज्ञान आपको दे रहा हूं। तो हो सकता है आप उनसे डायरेक्ट लीजिए, लेकिन आप सही जगह सही रणनीति पे जरूर जाइए। मैं आपसे बस यही निवेदन करूंगा, जो बच्चे बड़े संस्थानों में नहीं आ पाए हैं और प्री निकाल के अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं ना, उनके लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस बात को आप ध्यान रखिए, और जो ऐसे की तैयारी है ना उसको इतना अच्छे से कर दीजिए केवल 10 से 15 दिन में, कि आप कॉन्फिडेंस से कहें कि सर मैं 150 से ज़्यादा लाऊंगा। और ये तब आएगा जब आप 10 दिन की एक अच्छी तैयारी करने के बाद 5 ऐसे, केवल 5 कह रहा हूँ, 5 ऐसे आप लिख लोगे 6वें के लिए, आप खुद कहोगे कि सर मैं तो ऐसे, इतना आसान था, इतना तैयार करना था, बस हो गया मेरा। तो यही चीज़ है। तो भारत के सपने हम देख रहे हैं, भारत के रक्षा विज्ञान के सपने देखिए, भारत के पर्यटन एवं परिवहन की व्यवस्था आपने कितना चेंज देख लिया 10 सालों के अंदर। परिवहन में, रेलवे में कितना चेंज आ गया।
तो क्या किसी सपने को पूरा करने के रक्त संचार जिसको परिवहन कहा जाता है देश के, वो सपने में शामिल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सपने तो भारत के इतने हैं कि आप इस पे एक किताब लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको यूपीएससी जो देता है ना, वो ऐसा नहीं है कि 1200 शब्द लिख ही नहीं पाओगे, ऐसा देता है अगर अच्छे से तैयारी की है तो 1200 में संभाल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप खुद ही सोच लीजिए, एक एक पैराग्राफ इन पे लिखेंगे तो कितने हो गए। अभी तो ये केवल सपने सिखाए हैं, अभी तो समस्याएं भी आएंगी, समाधान भी आएंगे, निष्कर्ष भी आएंगे। कहाँ जाओगे भैया? ये 3000 वर्ड से भी ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको 1200 में समाहित करना है तो आपको कंक्लूड छोटा छोटा लिख देना है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं। तो आपको सपने पता चले। अभी तो एक सपना यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ लिखा है पड़ोसी देशों के साथ संबंध। ये भी भारत का एक सपना है। आपके पड़ोसी, आपके परिवार वाले जब तक संपन्न नहीं है, खुशी नहीं है, आपके खुश होने का कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत जो है विश्व बंधुत्व वाली रणनीति पे चलता है। तो भारत का एक सपना ये भी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वे सपने जो भारत को सोने ना दें, उसमें सपने आपने दिखाए तो एग्जामिनर देखेगा, अरे यार इस बच्चे को तो सपने देखना आता है और वो भी भारत के संदर्भ में इतनी चीज़ें सोच रहा है। ये और भी चीज़ें हैं अभी हम नहीं कह पाए। खेल का भी एक सपना है भारत का। अगली बार उसने पूछ ही लिया कि 50 स्वर्ण पदक, तो ये सपना भी भारत का है, इसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको 1200 शब्द लेने हैं तो चीज़ें अवॉइड भी कुछ करनी होंगी, इनमें से कर लीजिए कुछ। सपना तो भारत का बहुत कुछ है। सपने की बात की जाए तो भारत का अभी सपना क्या है? विश्व गुरु बनने के साथ साथ खेल में भी गुरु बन रहा है भारत, ठीक है ना। तो सपने अगर आप देखना चालू करेंगे तो इतने हैं कि आप भूल जाएंगे। और सुनील सर ने एक चीज़ कही थी मुझसे, जो मैं आप सबसे कह रहा हूँ, ये कीवर्ड दिया था उन्होंने कि आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो इंडिया ईयर बुक पढ़ते हैं। तो उस इंडिया ईयर बुक में जो 30 चैप्टर हैं या जो जितने भी चैप्टर आते हैं उनकी हेडिंग कभी आपने पढ़ी कि नहीं? तो मैं तुम्हें एक मूल मंत्र देता हूं। उन गुरु ने ये मूल मंत्र दिया कि आप 30 हेडिंग को एक पेज पे रख लीजिए, अपने टेबल पे लगा लीजिए, वो हेडिंग याद कर लीजिए बस। आपको मैं दावा कर रहा हूँ कभी भी ऐसे में आप फंसोगे नहीं। मैंने कहा ये कैसे? और ये काम मुझे किया इस वाले ऐसे में जिसमें 160 नंबर आए, वो केवल 30 शब्द तैयार किए थे मैंने, उसी में से ले गया मैं सारे लिख के कि अर्थव्यवस्था भी थी उसमें, राजनीति भी थी, ऊर्जा भी थी, संचार भी था, पर्यटन भी था, परिवहन भी था, वो सब यहाँ यूज कर लिया, भारत का सपना दिखा दिया। तो इस तरीके से भी आप जब गुरुओं के पास रहते हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, वो आपको निश्चित रूप से कुछ चीज़ें ऐसी बताते हैं। एथिक्स में भी उन्होंने बहुत कुछ ऐसा ही बताया कि जब आपके पास सारे हथियार फेल हो जाएं तो एक ब्रह्मास्त्र भी आपके पास होना चाहिए। शुरुआत के पौराणिक कथाओं में भी दिया जाता था, तो वो ब्रह्मास्त्र भी है। तो उसका भी यूज कब करना है? वो उसका यूज जब करेंगे ना, कल एग्जाम हो, आज आपको कुछ नहीं आता तो उसका यूज कर देंगे, लेकिन आपका एग्जाम अभी समय है तो तैयारी कर दो ना पहले, और हथियार भी जुटा लो, उसके बाद उसको बता देंगे। तो इसलिए मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे, जिसकी तैयारी ना हो और लास्ट में 2 दिन बचे हों, तब भी आप कांटेक्ट करेंगे, तब भी आप जो है अगर चाहेंगे कि मदद हो जाए तो सर बिल्कुल मदद कर देंगे और आपके उतने नंबर आ जाएंगे कि आप ऐसे की वजह से फेल नहीं होंगे, ये दावा है। इतना मैं कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे की तैयारी नहीं की थी, कभी नहीं की, और 15 दिन में इतने नंबर ला सकता हूँ। तो आप सोच लीजिए कि अगर आप मेरे से अच्छे स्टूडेंट होंगे तो आप और ज़्यादा नंबर ले आएंगे। तो आपने सपने देखे कि ये सपने हमारे हैं। अब सवाल ये है कि इन सपनों को पूरा करने के लिए आपके पास समस्याएं क्या हैं? भारतीय संस्कृति की एक समस्या रूढ़िवादिता। हम जो है नई चीज़ों को अपनाने में डर रहे हैं और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। उस समस्या का समाधान करने के लिए समाज को प्रगतिशील होना पड़ेगा। प्रगतिशील समाज, रूढ़िवादिता के अंदर समाज के साथ साथ आप प्रशासन की रूढ़िवादिता और राजनीति की रूढ़िवादिता को भी देखिए कि हम ये जान पा रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार सूचकांक में इतने पीछे हैं, उसके बावजूद भी कोई प्रयास शायद आपको दिखता हो। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी हैं। अगला है कि धार्मिक कट्टरता और धार्मिक राजनीति। अब आप देख पा रहे होंगे जो समस्या में लिख रहा हूं, जो मैंने सपने दिखाए थे उन्हीं से संबंधित है। पहला सपना दिखाया था विश्व गुरु बनने का, ये समस्या दिखा दी। दूसरा सपना दिखाया था
भाईचारा, समरसता और तो ये समस्या दिखा दी। तीसरा सपना मैंने ये महिलाओं स्त्रियों भेदभाव उसी से जुड़ा हुआ है। चौथा सपना मैंने आपको जो दिखाया क्या, अर्थव्यवस्था वाला, देखिए किसान की ऋणग्रस्तता से समस्या दिखा दी। अगला अर्थव्यवस्था का एक और पिछड़ापन, ये वाला समस्या दिखा दी। और ऊर्जा का भी मैंने तो ऊर्जा रणनीति की समस्या दिखा दी। पड़ोसी देशों से समस्या दिखा दी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने सपने दिखाए थे वही समस्याएं उन्हीं के साथ जुड़ी थी, वो बताई मैंने पैराग्राफ में। तो आपको बांधना आसान हो गया, ऐसे को बांधना आसान हो गया। अब ये है कि अब ये समस्याएं मैंने देख ली, अब मैं इनका निराकरण करूंगा। तो अगली समस्या, महिला स्त्री भेदभाव। विवेकानंद जी कहते हैं कि एक पक्षी के लिए जिस प्रकार एक पंख से उड़ना संभव नहीं, उसी प्रकार किसी देश के लिए बिना महिला का साथ लिए विकास संभव नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विकास के दो पहिए हैं, मेल और फीमेल, भेदभाव क्यों, कैसे सपना पूरा होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए ये समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा। और समस्या का समाधान भारत सरकार कर रही है, आप भी कर रहे हैं, समाज के स्तर पे हो रहा है। आपको काफी चेंज आपको दिखाई दिया होगा। अगला, भारतीय किसानों की ऋणग्रस्तता। एक ये भी समस्या है कि हम कृषि को एक सपने के रूप में देख रहे हैं और हमारी कृषि करने वाले भारतीय किसान फंसे जा रहे हैं, ऋण के चक्कर में फंस गए हैं। तो ये समस्या कैसे निदान होगी। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, उसमें भी क्या, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में पिछड़ी जितनी अर्थव्यवस्था है। फिर आप कहते हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, फिर आप कहते हैं कि हम तो पूरे विश्व में इकोनॉमी पे राज करेंगे। तो ये सपना अगर आपको देखना है तो समस्याओं का समाधान आपको करना होगा। और ये वही समस्याएं जो सोना नहीं है हमें, क्यों, इनको पूरा करना है ना। सोएंगे तो फिर वो सपने कैसे पूरे होंगे। तो भारत के वे सपने जो हमें सोने ना दें, उनमें सोने वाला ये फैक्टर है ऊर्जा रणनीति। अरे क्या अब कोयला और डीजल पेट्रोल से ही आप चलेंगे सब कुछ, नहीं, आपको नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी लेने होंगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भारत में आ गए हैं। समस्या के समाधान में जब हम बताएंगे उनको लिखेंगे। तो यहाँ केवल हम समस्याएं बता रहे हैं कि भैया इतनी समस्याएं हैं, सपने पूरा करने में समस्याएं आ रही हैं। अगला, पड़ोसी देश। अरे ऐसे पड़ोसी देश जो हमारे शत्रु हों, क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे सपने में सहयोग करेंगे? नहीं करेंगे। तो उनसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या समाधान हो सकता है, ये आपको सोचना है, तभी तो आप सपने को पूरा करेंगे। और इसी सोच को आपको सोचने के लिए सोना नहीं, अनवरत कार्य करना है, प्रयास करना है। अगली समस्या देखिए, अगली समस्या, सॉरी, अब समाधान पे आते हैं। आप देखिए कि कितने पैराग्राफ यहां से बनेंगे, कितने पैराग्राफ सपने से बना दिए। अब यहां आइए, फिर वैश्विक रणनीति समाधान की बात करें तो भारत एक वैश्विक रणनीति बना रहा है। भारत की आज की जो विदेश नीति है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ वैश्विक नेतृत्वकर्ता की जो नीति है वो आपको दिखाई देगी। G20 में 21 जून में सोलर अलायंस जो हमारा और गठबंधन बना था, उसके अलावा कई और हैं जिनमें ये काम हो सकते हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है आपको कि ये समाधान है। प्रगतिशील समाज, अब हमारा समाज वैसा नहीं है जो कन्या भ्रूण हत्या करता हो। आज मैं देखता हूँ समाज के कई ऐसे परिवार हैं जिनमें केवल लड़कियां हैं और बड़े खुश के साथ उनको बेटे का दर्जा देते हैं। तो भारत का समाज अब प्रगतिशील हो गया है, तार्किक हो गया है। अब हम तर्क के आधार पर ये काम करने लगे हैं कि नहीं, महिला एवं पुरुष दोनों समान हैं, दोनों के द्वारा देश का विकास। भारत सरकार, क्या पंचायतों में देखिए आप, हर जगह आपने देखिए कि चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं। रूढ़िवादिता को छोड़ा है, सती प्रथा हमारे यहाँ थी, समाप्त किया ना हमने, बाल विवाह था, समाप्त कर दिया ना, कन्या भ्रूण हत्या लगभग समाप्त हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम रूढ़िवादिता को छोड़ रहे हैं, समाधान की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता कि भारत के सपने पूरे ना हो। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत अपनाया गया, किसमें, राजनीति में, जिसमें भारत जो है सकारात्मक हस्तक्षेप करता है, लगता है कि भारत को कि यहाँ कट्टरता हो रही है उसको रोकने का कार्य करता है।
तो ये राजनीति भी हमारे यहाँ पे चलन में है अब। इसका उदाहरण आप देखिए, अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण सबने स्वीकार किया इसके डिसीजन को, कोर्ट के डिसीजन को, और सभी धर्म के सभी संगठनों ने इसका स्वागत किया। तो ये बदलाव भारत में आ रहा है, और ये बदलाव जब आएगा तो क्यों ना हम विश्वगुरु बनेंगे, क्यों ना हमारे सपने पूरे होंगे। महिला सशक्तिकरण की तरफ हम जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? संपत्ति के अधिकार अधिनियम में महिलाओं को अधिकार मिल रहा है, पंचायतों में आरक्षण मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष व्यवस्था है। अरे ये छोड़िए, यूपीएससी के रिजल्ट को ही देख लीजिए तो आपको ये खुद पता चल जाएगा कि भारत का जो सोच थी वो तर्कवाद पे कितनी आधारित हो गई है। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि समाज कितना प्रगतिशील हो गया है। कृषि की बात करें, किसानों की बात करें तो स्थिति के सुधार के लिए भारत सरकार ने खुद प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना चालू की है। किसानों को बीमा दे रहा, भैया क्यों ऋणग्रस्त हो रहे हो, बीमा भी मिलेगा। सिंचाई योजना प्रारंभ की है, कौन सी? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। मिट्टी की गुणवत्ता के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड है। किसान संपदा योजना, शायद आप लोगों को इसके बारे में पता होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी कि किसान संपदा योजना कितनी अच्छी है, और ये योजना अम्ब्रेला योजना है। और आपको जीएस ऐसे आपकी सोच, आपके विचार में ये चीजें सिखाएंगी आपको कि ये छोटी सी योजना इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे भारत सरकार ने चालू कर दी, इसमें सारे इतने लिंकअप के अम्ब्रेला योजना बन गई। अम्ब्रेला योजना के बाद ही ये योजना ऐसी है जिसमें आपको लगेगा कि हाँ यार, भारत जो है समस्या के समाधान की तरफ जुड़ रहा है, और इन समस्याओं का समाधान भारत करके मानेगा। अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था में क्या समाधान? भैया हमें सपना दिखा रहे हैं 25 ट्रिलियन का, बिग इकोनॉमी बनने का, लेकिन बैड लोन के लिए बैंक बना दिया कि आप अपना बैड लोन जल्दी से खत्म करिए, एनपीए को जल्दी से खत्म करिए। आप ये, हाँ, निर्यात में वृद्धि, यह हटा दीजिएगा। निर्यात में वृद्धि के लिए आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम चला रहे हैं, है ना। तो इस चीज को देखिए कि अर्थव्यवस्था का जो पिछड़ापन था उसको दूर किया जा रहा है। क्या सबसे मेन? कौशल विकास, मानव विकास, संसाधन। जो मैं बोल रहा हूं इसको आपको अपने सेंटेंसों में लिखना है। मौलिकता क्या होती है, आप इसको चुराइए, मानव संसाधन निर्माण कौशल विकास को चुराइए, आप अपने वाक्यों में इसको बोलिए, फिर तो कितना मजा आएगा कि आप जब ऐसे लिखेंगे आपके अंदर से लगेगा यार मैंने कुछ अच्छा लिखा है। और अच्छा लिखा है तो एक्सपेक्ट करोगे यार 120 से ज़्यादा मिलने चाहिए, लेकिन जब आपको 130 मिलेगा तो अगली बार एक्सपेक्ट करो नहीं यार 120-30 वाला विद्यार्थी नहीं था मैं तो 150 नंबर लाऊंगा। और ये आएंगे, ये दावा करता हूं मैं आएंगे। तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं, 10 दिन की रणनीति लेनी होगी। ऊर्जा रणनीति आप देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खोज में आप भरे पड़े हैं। लिथियम खोज देख लीजिए, आप देख लीजिए सोलर अलायंस सोलर सिस्टम का कितना बड़ा प्रयोग कर दिया। आप छोड़िए आईपीएल देखते होंगे, टियागो ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को कैसे प्रमोट किया जा रहा है। 2030 तक हम कहां पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में बात की जा रही है। तो भारत जो है कितना आगे जो है समाधान को सोच रहा है। ऊर्जा निर्माण में वृद्धि हो रही है निश्चित रूप से। कुछ ऐसे ऊर्जा निर्माण है जिनमें अभी हम पीछे लैग कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय आने के बाद ये सब चीजें सही होने लगेंगी, ठीक है ना। तकनीकी के माध्यम से चेंज ला रहा है, BS6 मानकों को ज्यादातर प्रयोग किया जा रहा है ना। तो आप जब समाधान की तरफ जाएंगे तो लगेगा यार कि आपने समस्याएं बताई लेकिन उससे अच्छा समाधान बता रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए किसी देश के, अरे इसको अभी थोड़ा सा अभी बाद में देखिएगा। तो ये आपको समस्या बताई, मैंने समाधान बताया। तो आप अब पीछे आते हैं, देखिए यहां कि हमने निबंध की रूपरेखा के अनुसार देखा कि मुख्य रूपरेखा कैसे बनानी चाहिए। और रूपरेखा जब हमने बनाई तो हमने भारत के सपने क्या हैं इसको देखा, भारत के सपने के साथ समस्या क्या है इसको देखा, उसके बाद समाधान आप कैसे करें इसको देखा। अभी बचा यार निष्कर्ष कैसे लिखेंगे और प्रस्तावना कैसे लिखेंगे, ये साला बच गया। तो इसके लिए आपको एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। मैं आपको कुछ चीज़ें सिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोटेशन से एंड होना चाहिए, कोटेशन से प्रारंभ होना चाहिए, निबंध इतना अच्छा हो जाएगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप अगर अच्छे सीरियस विद्यार्थी हैं तो आपसे अनुरोध है मेरा
जिस चैनल से मैं अभी आपको कुछ सजेशन दे रहा हूँ, वहाँ एक सुनील सर हैं, उनके नाम से आप इस निबंध को लिख के 4 से 5 पेज 6 से 8 पेज का आप ये निबंध लिखिए। मैंने जैसे रणनीति बनाई है उस तरीके से इस निबंध को लिखना और स्पीड पोस्ट कर दीजिए और उसमें रिक्वेस्ट करिए सर से कि सर प्लीज़ मार्किंग करके हमें जो है वापस जो है इसको भेज दीजिए। पर आपसे मेरा अनुरोध ये है कि ये बच्चे केवल वही करें जो इस बार मेंस दे रहे हैं, क्योंकि इतनी कॉपी सर के पास चेक हो पाना संभव नहीं है। लेकिन मैं उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो बच्चे इस बार दे रहे हैं वो कृपया करके इस वाले ऐसे को लिख के भेजें वहाँ पर, और सर उसमें मार्किंग करें कि कितने नंबर आपके आ सकते हैं। तो आप अपनी जो आज की क्लास मैंने ली है, जो महत्वपूर्ण समय आपने यहाँ दिया है, उस पर आपको पता चल पाएगा कि कितने मेरे। और हो सके तो एक वेरीफाई करने के लिए नहीं, मैं इस बार मैं दे रहा हूँ, अपना रोल नंबर उस पर लिखें, नाम उस पर लिखें और फ़ोन नंबर लिखें, ताकि सर ऐसे भी कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप 250 नंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी कम समय में आपके GS 1 से अच्छे नंबर आए, 2 से आए, 3 से आए। 4 से मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि 4 भी डायनेमिक है। अगर 4 में भी आप हमारी रणनीति से काम करेंगे तो 4 में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ये विषय मेरा नहीं है, अभी मैं केवल ऐसे की बात कर रहा हूँ। इसलिए आपके GS से नंबर, इवन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उस वो भी तो 250 का एक पेपर होता है, उससे ज़्यादा नंबर इसमें लाने हैं आपको। तब मैं कहूँगा कि आपने ऐसे की तैयारी में कितना समय दिया, तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप कह पाएंगे 5% समय सर मैंने ऐसे की तैयारी में दिया, 95% तो मैंने सब्जेक्ट और GS में ही दिया था। तो उस तरीके से आपके नंबर आउटपुट भी हम देखेंगे ना। तो इस तरीके से जो बच्चे इस बार देना चाह रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है जो मेंस दे रहे हैं कि सुनील सर को, सुनील अभिव्यक्ति नाम है उनका, सुनील सर को ये आप अपना ये वाला निबंध जो मैंने बताया उन्हीं के तरीके से, खैर ये तरीका मेरा भी है उनका भी मिक्सर है, तो उनको भेजें और वो इसको सिखाएं, मतलब देखें और उसको मार्किंग करके आपको दोबारा भेजें। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको जो है बाद में रिप्लाई करें, तब तो लगेगा आपको कि हाँ मैंने आज की क्लास में सीखा और निबंध को सीखा। चलिए अब चलते हैं, जो हमारा मेन फोकस रह गया कि प्रस्तावना हमें लिखना आया नहीं। आपने मुख्य बिंदु सारे बता दिए, समाधान बता दिए, प्रस्तावना तो आप बताए नहीं और आपने निष्कर्ष भी नहीं बताया। और मैंने आपको थोड़ा पहले ही पढ़ाया था कि प्रस्तावना भी कई तरीके से होती है, कहानी के माध्यम से, कहानी भी इतिहास और काल्पनिक होगी, प्रश्नवाचक शैली। तो प्रस्तावना इनमें से किसी की हो सकती है, सबके लिए अलग अलग आपको एक एक पेज पर प्रस्तावना लिखनी होती है, एक पेज पे, जिसको तोड़ मरोड़ के सभी में यूज किया जा सकता है। तो अभी मैं जो इस वाले इसकी प्रस्तावना के लिए लाता हूं आपको कि वे सपने जो भारत को सोने ना दें। इसकी प्रस्तावना अगर आपको देखनी है तो पहले मैंने आपसे ये कहा था कि प्रस्तावना प्रारंभ करने से पहले एक कोटेशन होना चाहिए। ये कोटेशन आप ढूंढेंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, मिलेगा क्यों, ये तो जनरेट किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जब आपको लगे, आज मैंने ये लिखा, हो सकता है उस समय जब पेपर दिया था कुछ और लिखा था। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां कुछ नहीं लिखूंगा, यहां लिख देता हूं स्वामी विवेकानंद। अब बताइए, ऐसे लिख दिया मैंने, गलत सही का अभी मत जाइए, आप बस ये जाइए कि ये ठीक है कि नहीं। लिखा है मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जिसे एशिया को ही नहीं विश्व को प्रदीप्त करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में भारत एक ऐसा देश होना चाहिए जिसे एशिया को ही नहीं पूरे विश्व को प्रदीप्त करना चाहिए। अब जब प्रस्तावना लिखेंगे तो आप कोटेशन का एक सहारा लेके लिखेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अब चलते हुए देखो, मैं प्रस्तावना बताता हूँ। ये प्रस्तावना हूबहू नहीं आपको लिखनी है, आप जब ऐसे लिख के भेजेंगे सर को तो आप अपने तरीके से बना के लिखिएगा। तो उपयुक्त जो वाक्य है स्वामी विवेकानंद का, ये है, निर्देश कर रहा है या निर्देश दे रहा है कि भारत विश्व का एक ऐसा सिरमौर होना चाहिए जो विश्व को अपनी रोशनी दे। लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा? इस संदर्भ में हमें देखना होगा कि भारत के सपने क्या हैं। ये प्रश्नवाचक शैली है। क्या इस संदर्भ में हमें देखना होगा कि भारत के सपने क्या हैं?
जब आप सपनों की तरफ जाएंगे तो एक देश के सपने इतने सारे होते हैं कि आप शायद ही ये डिसाइड कर पाएं कि सपने मुख्य रूप से क्या हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि मुख्य सपने क्या हैं, और जो मुख्य सपने हैं, जो प्राथमिक सपने हैं, उनको पूरा करना है। उनके लिए हमें सोना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है। लेकिन इस प्रयास में समस्याएं भी तो आएंगी, तो हमें ये जानना भी जरूरी होगा कि समस्याएं क्या हैं। जब आप ये जान पाएंगे कि सपने क्या हैं, समस्या क्या है, तो बड़ा आसान है कि हम जो है समाधान की ओर चलें। और समाधान खोजना फिर आसान होता है जब आपको समस्याएं पता होती हैं। तो इन समस्याओं के समाधान खोजने के बाद आप तभी कह पाएंगे कि भारत के सपने वास्तविक कौन से हैं, जिनकी तरफ हमें सोना नहीं है, जिनकी तरफ हमें निरंतर प्रयास करना है। तो आइए इनकी खोज करते हैं, समस्या एवं समाधान की तरफ चलते हैं। आइए फिर आप नीचे से लिखिएगा कि भारत का पहला सपना, पहला मत लिखिए, भारत का एक सपना विश्व गुरु बनने का है, नेतृत्व विश्व को देने का है। ये सपना शायद ही हर एक देश देखता हो, लेकिन भारत जैसे देश में संभावनाएं अधिक हैं। अब यहाँ तक मैंने आपको जो है प्रस्तावना बता दी और पहला सपना था उसकी स्टार्टिंग बता दी, ठीक है ना। अब जो मैं पहला सपना था उसकी स्टार्टिंग बता दी, तो अब आपको क्या करना है, ये विश्व गुरु, अब इसको आपको ले आना है। ये एक दो पैराग्राफ में ये ले आइए, एक पैराग्राफ में इसको ले आइए, एक पैराग्राफ में इसको ले आइए, एक पैराग्राफ में इसको ले आइए, 4-5 पैराग्राफ उसके सपने से बना दीजिए। उसके बाद जब आप विचार चेंज करेंगे, कौन सा सपने के बाद अब समस्याओं को, सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है शायद वही जान पाता है जो सपना पूरा कर पाता है। वरना देखते तो सब हैं, लेकिन पूरा कोई 1-2 ही कर पाता है। तो उसी संदर्भ में भारत ऐसा देश नहीं है। भारत के साथ जो समस्याएं हैं सपनों की, उन्हें हम निराकरण करेंगे तो सपने जरूर पूरा होंगे। और तभी हम कहेंगे कि भारत के वे सपने जो हमें लगातार सोने नहीं देंगे वो कौन से हैं और उनको कैसे पूरा किया जाए। तो इस संदर्भ में अगर समस्या देखते हैं तो पहली समस्या आपको जो मिलती है, भारतीय संस्कृति में रूढ़िवादिता का होना। भारतीय संस्कृति के साथ साथ इसमें जो नयापन है, जो नए विचार हैं, उनको आने में जो समय लगता है, उसमें जो दिक्कतें आती हैं उसको पूरा करना। इसके साथ ही भारतीय राजनीतिक संस्कृति की बात देखें तो लाल फीताशाही, वो वाला आप डायलॉग लिख सकते हैं कि आपकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, शायद ऐसे ही है, या वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप जाइए कि नहीं, भारत के सपने विश्व गुरु के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता, धर्म आधारित राजनीति और सांप्रदायिकता का इतना वर्चस्व शायद ही किसी देश को स्थिर रखने में मदद करे। इसलिए सबसे बड़ी समस्या इसको स्थिर करना है, और इसे स्थिर करने के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, भारत में उनके परिणाम बड़े अच्छे मिले हैं। अगली समस्या महिला एवं स्त्री भेदभाव की है। भारत के विकास में पहिया केवल एक मनुष्य, जिसमें पुरुष ही नहीं है बल्कि महिला भी शामिल है, और महिला जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भेदभावों का शिकार होती है उसे कहीं ना कहीं हमें दूर करना होगा। तभी तो हम सपने जब साथ में देखेंगे तो साथ में पूरा कर पाएंगे। अगला चलते हैं, फिर अगला प्रश्न, भारतीय किसान की, भारत की अर्थव्यवस्था के सपने, भारत की कृषि के सपने किसानों से सीधे जुड़े हैं। उन सपनों को अगर पूरा करना है तो हमें एक नींद नहीं आएगी जब हमें पता चलेगा कि किसानों ऋणग्रस्तता की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। ये नींद हमारी उड़ जाएगी, तब हमें सोचना पड़ेगा कि समस्या का समाधान क्या करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन, क्या भारत केवल अभी प्राथमिक क्षेत्र में ही विकास कर रहा है? क्या कृषि पे ही आधारित सारी एक्टिविटी करेंगे कि द्वितीयक क्षेत्र को इतना आगे बढ़ाएंगे? क्या तृतीयक क्षेत्र भी ऐसा ही रह जाएगा? या फिर भारत जो है इस समस्या से उभरकर पूरे विश्व में निर्यातक देश बनेगा? इस बात को भी देखें। ऊर्जा रणनीति के रूप में देखें तो भारत जैसे देश में समस्या इस समय ये है कि भारत जैसे देश की जनसंख्या के लिए ऊर्जा का संचरण करना, इसके साथ ही भारत जो है विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो उसमें ऊर्जा उद्योगों के लिए चाहिए। उसकी रणनीति हमारे पास क्या है, इस समस्या का निदान हमें जरूर करना होगा, तभी हम सो नहीं पाएंगे। ये समस्याएं हमारे सामने हमें जगाती रहेंगी।
पड़ोसी देश भी ऐसे जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिनको हम कितना भी सहयोग करें शायद फिर भी उनको सकारात्मक सहयोग मिलता है। तो हमें एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जिसमें हमारे पड़ोसी देश हमारे बिग ब्रदर की भूमिका को स्वीकार करें और हमसे ये स्वीकार करें कि भारत जब भी जिन देशों के साथ एक सहयोग बनाता है उन चीज़ों को सही करता है। तो इस संदर्भ में हमें पड़ोसी देशों की रणनीति पर भी विचार करना होगा। जब आप ये समस्याएं बता देंगे, आपने भूमिका बना ली, पूरी आपने सपने दिखा दी, समस्याएं दिखा दी, तो समाधान कितना आसान है। समाधान की तरफ जाइएगा तो भैया भारत वर्तमान समय में वैश्विक विदेश नीति रणनीति के तहत भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत 21 जून के लिए जो वैश्विक जो है योग दिवस है उसको बना रहा है, सोलर गठबंधन को बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो विश्व गुरु नेतृत्व करने वाली समस्या का समाधान करते हुए वैश्विक रणनीति पे आगे चल रहा है। लेकिन भारत के जो नीति निर्माता हैं उनको ध्यान रखना है कि आपको निरंतर प्रगति के मार्ग में चलना है, तो इस नीति को बनाए रखना पड़ेगा, तभी हम भारत के जो सपने हैं उनको पूरा कर पाएंगे। प्रगतिशील समाज तार्किक आधार पर भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मदद कर रहा है। भारत का वो समाज ही है जिसने कोरोना वायरस में जिस तरीके से विश्व का सहयोग किया, शायद ही कोई ऐसा देश रहा हो। तो हमने रूढ़िवादिता को भी छोड़ दिया। अब हम बाल प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या पर डिबेट नहीं करते। अब हम जो है डिबेट कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र का वृद्धि कैसे हो। अब हम डिबेट कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो हो रहा है उसमें। तो इसका मतलब भारत अब जो है प्रगतिशील समाज है जो वैश्विक नॉलेज रखता है, और जिस देश के नागरिक जब वैश्विक नॉलेज रखते हैं तो वो देश क्यों ना विश्व का नेतृत्व करेगा। सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता की नीति का सिद्धांत अपनाया गया है। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी बता चुका हूँ। आप अपने विचारों में देखिए, मैंने जो बताया आपको हो सकता है अच्छा लगे, थोड़ा बहुत ख़राब भी लग रहा होगा, लेकिन एक तरीका मैंने आपको समझाया और आप विश्वास मानिए कि जो तरीका मैंने आपको समझाया ये आपके माइंड पे कूलनेस, मतलब आपको एक इतना कूल रखेगा कि आपको कभी ऐसा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि ऐसे की तैयारी कोई स्पेशल ऐसी होती है। महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते होंगे, अभी IPL भी ख़त्म हुआ है। उसके व्यक्तित्व की कितनी आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसा है वो व्यक्तित्व जिसने उन खिलाड़ियों को खिला दिया जिनको और कोई टीम खिला ही नहीं पा रही थी। तो इसका मतलब कूलनेस, दिमाग में जो शांति रहना बहुत ज़रूरी है, और वो शांति आपके अंदर तब रहेगी जब आपने एक रणनीति के तहत उसको सीख लिया है और अपने दिमाग में बैठा लिया है। उसके बाद फिर एंजॉय करते हुए आप गर्मी का मज़ा लीजिए और जूस पी लीजिए, लेकिन इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। तो फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वाले निबंध को आप लिख के इस इंस्टीट्यूट को या सुनील अभिव्यक्ति सर के नाम से ज़रूर भेजिए, और मैं उनसे भी कहूँगा कि आपको रिप्लाई करें, लेकिन वही व्यक्ति भेजें जो मेंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये समाधान आपको समझ में आया। अब सवाल ये है कि भाई इसका निष्कर्ष क्या होगा। देखिए, ये निष्कर्ष मैंने बड़ी जल्दी में लिखा है, ठीक है ना। आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूं क्या है। देखिए, किसी देश के सपने निश्चित ही दिवा स्वप्न होते हैं, दिन में देखे हुए जैसे लगते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर कार्य एवं अवसरों की तलाश करनी होती है। निरंतर काम करना, सोना नहीं है, रेगुलर वर्क करना है, और अवसर की भी तलाश करनी है। अवसर भी बहुत जरूरी है, और ये अवसर किसी देश के संसाधन जिसमें मानव संसाधन और तकनीक पर निर्भर बहुत करते हैं। तो ये अवसरों को अगर आपको प्रयोग करना है तो आपके मानव संसाधन बहुत अच्छे होने चाहिए। अतः आवश्यकता है इस बात की है कि सही दिशा एवं निरंतर प्रयास करते रहना होगा, ताकि हम गांधी जी, नेहरू जी, अब्दुल कलाम जी के सपनों का भारत देख सकेंगे, और तभी हम इस बात को सार्थक कर सकेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आपको समझाना चाह रहा हूं कि कैसे आप जो है निबंध की स्टार्टिंग करेंगे और अंत करेंगे। तो आपने ये सब चीजें सुनी होंगी, समझी होंगी। तो अभी मैं आपसे एक बात और, जो स्पेशल एक स्टूडेंट होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि आप जो है एक रणनीति जो मैंने आपको पहले बताई थी उसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये विचारधारा, ये इतनी
अच्छी क्यों आई? क्योंकि 15 नहीं, 20 नहीं, जो हमसे जितने स्टूडेंट मिले उन सबके साथ में नंबर इंक्रीज हुए। तो इस रणनीति को जरूर कीजिएगा। इसमें इन सर का और जो 15 इन सब का माइंड था कि हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो क्यों लग रही है। अगर वो 15 को ये प्रूफ करके दे सकते हैं कि इतने नंबर आ रहे हैं तो 30 के भी आ सकते हैं, तो और लोगों के भी आ सकते हैं। तो आशा मैं ये करूँगा आपसे कि इस रणनीति पे आप काम करेंगे और जो मैंने कहा है कि आप जो है लगातार इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो आप मेंस दे रहे हैं लगातार, वो बच्चे इस वाले जो भी ऐसे मैंने बताया उसको आप भेजेंगे। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। और आगे भी अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप सर को ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद।